हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे एकेडमी एक्सीलेंस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी सारी यूनिट्स को हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपके प्यारे प्यारे फीडबैक्स को देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मेरी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही हैं। और ऐसे ही अपने सारे प्यारे प्यारे फीडबैक्स मुझे देती रहिए, जिससे कि अगर कोई सुधार की गुंजाइश होती है तो मैं सुधार कर सकूँ उन चीज़ों में। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट या डिमांड होती है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं, अपने सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं और अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। और चलिए देखते हैं कि पहला टॉपिक जैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं कि यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे पॉलिसीज एंड स्कीम्स ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड। तो फर्स्ट टॉपिक है कि हमारा है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनईपी 1992। तो ये जो पॉलिसी 1992 वाली जो पॉलिसी रिवाइज वर्जन था हमारा, जो एनईपी 1986 में आई थी, उसी को रिवाइज करके हम जो है 1992 में लेकर आए थे। इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कि क्या उद्देश्य थे? तो पहला तो ये था कि इंश्योर करना है कि हमें एक्सेस हो इक्वल इक्विटी और क्वालिटी एंड इफिशिएंसी रहे एजुकेशन के अंदर, कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो सभी के लिए होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिले, सबको प्राप्त शिक्षा मिल जाए। तो ये हमारा इसका उद्देश्य था। इसके साथ साथ इन्होंने प्रमोट करा कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए, कि जो शिक्षा है यानी कि सेकेंडरी लेवल पे उसका यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, कि कोई भी बच्चा जो है एजुकेशन जो के लिए छूटे ना। यानी कि सेकेंडरी लेवल पे कहते सभी बच्चा को कहते हैं यूनिवर्सल एजुकेशन मिले। बात करते हैं स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथन करना वोकेशनलाइजेशन एट अ सेकेंडरी स्टेजेस, कि हमें सेकेंडरी स्टेजेस पे बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके साथ प्रमोट करते हैं एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड्स, एससी एसटी मिनोरिटीज एंड डिसेबल्ड ग्रुप्स, यानी कि जितने भी है जो हमारी गर्ल्स हैं या फिर एससी एसटी हैं या फिर मिनोरिटीज हैं या डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, उन सभी को शिक्षा मिले। यानी कि हमें प्रमोट करना है शिक्षा किनके लिए हो, गर्ल्स के लिए भी हो, एससी एसटी के लिए भी हो, मिनोरिटीज के भी हो और उसके बाद डिसएडवांटेजेस जो ग्रुप्स हैं उनके लिए भी हो। और क्या उद्देश्य था कि हम यहाँ इंश्योर कर रहे हैं कि इंकरेज करें यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, यानी कि टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में हम यूज करें किसका, टेक्नोलॉजी का, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करें। इसके साथ बात करते हैं कि मेजर क्या फीचर्स रहे थे अगर हम देखें सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल पर। तो पहला तो ये था कि एक्सेस टू ऑल, यानी कि जो एजुकेशन होनी चाहिए, कि हम यहाँ पे फोकस कर रहे थे कि एक्सपेंड करें हम सेकेंडरी स्कूल्स को, जो हमारे रूरल एरिया है या फिर बैकग्राउंड एरिया है वहाँ पे शिक्षा पहुंचाई जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाएं गांव देहात में या फिर पिछड़े जो वर्ग हैं उस जगह पर जो है स्कूल्स को खोला जाए, बढ़ाया जाए। अब बात करते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट, यानी कि हम क्या करें इस टाइम पे, कि इस पॉलिसी ने इंट्रोड्यूस किया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड फॉर बेसिक फैसिलिटीज, यानी कि स्कूल्स जो ओपन हुए हैं उनमें क्या नहीं है, ऑपरेशन जो है जो बेसिक फैसिलिटीज है वो है ही नहीं। यानी कि जो एक टीचिंग लर्निंग के टाइम पर जो चीजें चाहिए होती हैं वो मतलब टीचर्स के पास नहीं है, या फिर बच्चों के पास बेंचेस नहीं है बैठने के लिए, ब्लैक बोर्ड अच्छा नहीं है, चौक नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी होती है ड्यूरिंग टीचिंग वो चीजें नहीं है। तो हम उसी टाइम पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ करना, यानी कि टीचिंग ट्रेनिंग को, यानी कि मजबूत करना, कि टीचर्स की ट्रेनिंग को मजबूत किया जाए, स्कूल लीडरशिप को। अब बात करते हैं करिकुलम रिफॉर्म्स हुए, यानी कि हमने ये कहा कि जब जो हमारा एनसीएफ आया था 1988 वाला, उन्होंने कहा था कि क्या होना चाहिए, कि जो करिकुलम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो कि लर्नर सेंटर करिकुलम हो, कि हम बच्चे को केंद्र में रखकर क्या बनाएं, अपना करिकुलम बनाएं। तो इसमें करिकुलम का भी सुधार किया गया था। वोकेशनलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमने ये कहा था कि जो हमें वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने होंगे, जो हम कहते हैं 12th के आसपास, यानी कि 10+2 यानी कि 2 स्टेज का हम क्या करें, वोकेशनल कोर्स कहते हैं। यानी कि अगर हम 12th क्लास में, यानी कि बच्चा 11th 12th में आ जाता है, तो वहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज हमारे कहते हैं इंट्रोड्यूस करने चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि वोकेशनल कोर्सेज ऐसे हो कि वो बच्चे को क्या करे, एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार कर दें, और कहते हैं बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, यानी कि कहते हैं आत्मनिर्भर हो। अब बात करते हैं कि टीचर एजुकेशन इंप्रूवमेंट, कि हमें टीचर्स की शिक्षा में भी सुधार करना होगा, जैसे डाइट्स खोलने होंगे,
कहते हैं एससीईआरटी, एनसीईआरटी, जो कि उन्हें मजबूत करना होगा जिससे कि इफेक्टिव टीचिंग प्रोवाइड की जा सके। इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी को फोकस करना था, स्पेशली गर्ल्स को, चिल्ड्रंस को, डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनको भी फोकस करना है, एससी जो कम्युनिटी से जो बच्चे आ रहे हैं, कि हम ये ध्यान में रखें कि शिक्षा से कोई भी बच्चा छूट ना जाए। अब बात करते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करें, यानी कि इनकरेज किया था कि टीवी, रेडियो, आईसीटी, यानी कि इन कहते हैं इनके थ्रू हम क्या करें, जो है एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करें, यानी कि क्वालिटी ऑफ लर्निंग में सुधार करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम क्या आई थी। अगर हम नेक्स्ट स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट स्कीम आई थी हमारी नेशनल स्कीम ऑफ इनिशिएटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ये आई थी 2008 के अंदर। अब बात करते हैं क्या पर्पस रहा था, क्यों लेकर आए थे इस स्कीम को। तो जैसे कि देखो, नेशनल स्कीम हमारा लिखा है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर ये स्कीम थी जिसका इनिशिएटिव था, क्या इनिशिएटिव था कि गर्ल्स को, यानी कि यहाँ पे अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना कि इसमें क्या लिखना है, तो सिर्फ ये याद रखना कि ये जो स्कीम है ये सेकेंडरी लेवल की जो कहते हैं सेकेंडरी लेवल पर गर्ल्स को, यानी गर्ल्स को जो है मतलब एजुकेशन में इनरोल करने के लिए 2008 में लेकर आए थे। यानी कि यहाँ पे हम इसका जो पर्पस की बात करें तो यह पर्पस ये था कि हम प्रमोट कर रहे थे कि जो है गर्ल्स का, यानी कि गर्ल्स को कहते हैं एनरोलमेंट इंक्रीज हो, कि जो है ऐसा होता था कि जो लड़कियां थी वो 8वीं पढ़ने के बाद भी स्कूल छोड़ देती थी, तो उस वो बच्चियां ना छोड़े, इसी वजह से ये स्कीम लेकर आए कि जो है गर्ल को, हमारी जो गर्ल्स हैं वो जो है 8वीं और 9वीं में कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन ले, और वो जो रिड्यूस करें हम वो ड्रॉप आउट रेशो, जो कि गर्ल्स के अंदर स्पेशली जो कहते हैं पिछड़े वर्ग से आ रही हैं, वो बच्चियां कहीं ना कहीं स्कूल छोड़ रही थी, तो उन जो बच्चियों ने स्कूल ना छोड़े, इसी वजह से हम इस स्कीम को लेकर आए थे। यानी कि ओवरऑल ये कहना चाहते हैं कि उनकी एजुकेशन यानी कि 10th तक कंटिन्यू रहे, यानी कि सेकेंडरी स्टेज तक उसकी एजुकेशन कंटिन्यू रहे, और इनका जो नाम यानी कि जो कहते हैं एनरोलमेंट है उसको हम बढ़ाएं। अब बात करते हैं कौन-कौन से मतलब टारगेट ग्रुप से, तो हमने यहाँ पे जो टारगेट किया था, हमने एससी एसटी जो कम्युनिटीज की जो बच्चियां थी उनको टारगेट किया था कि उनका एनरोलमेंट हम इंक्रीज करें, और ऑल गर्ल्स जो भी लड़की जो है जिसने कहते हैं 8th पास की है फ्रॉम द कस्तूरबा कहते हैं गांधी बालिका विद्यालय, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसने कहते हैं वो सभी लड़कियां जिन्होंने 8वीं पास की है, जिनकी एज 14 से 18 साल है, ये हमारा टारगेट ग्रुप था। क्या फीचर्स की बात क्या है कि क्या फीचर्स रहे, तो पहला फीचर्स ये था कि हमने क्या करा इस स्कीम के अंदर फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स दिए, कि जो भी बच्ची है ना, यानी कि जो भी बच्ची, यानी कि जिसने 8वीं पास करी हो, है 14 से 8 साल के, जो 14 से 18 साल तक की के बीच की बच्ची हो, और उसने 9वीं क्लास में क्या कर लिया हो, एनरोलमेंट कर लिया हो, उसकी शादी ना हुई हो, यानी कि हम क्या करेंगे उसको 3000 रुपए डिपॉजिट करेंगे उसके नाम से, जो भी कहते हैं उसकी जो भी टारगेट हमारी जो यानी कि जो स्कीम के अंदर आएगा उसको हम 3000 रुपए मतलब फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स देंगे। इसके साथ ही ये अमाउंट तब तक रखा जाएगा, कहते हैं फिक्स डिपॉजिट में, जब तक कि वो लड़की 18 साल की नहीं हो जाती है, और ये शी कैन विड्रॉ द मनी, ये तभी पैसे निकाल सकती है जब उसकी एजुकेशन कहते हैं 10वीं हो चुकी हो, और वो क्या होनी चाहिए, अनमैरिड होनी चाहिए। अब इसके साथ और क्या फीचर्स रहे थे कि मतलब और कैसे एजुकेशन को प्रमोट करने का काम किया इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि हम प्रमोट करेंगे कैसे, कहते हैं कंटिन्यूस एजुकेशन, मतलब कि एनकरेज करेंगे कि जो लड़कियां हैं स्कूल्स में रहे, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करे, कंप्लीट करे अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को। फिर नेक्स्ट काम इन्होंने किया कि रिड्यूस करा इन्होंने ड्रॉप आउट्स, यानी कि जो फोकस करा कि जो बच्चियां हैं जो प्रिवेंट करे कि वो जो अर्ली मैरिज हो जाती है, उनके बच्चों की जल्दी शादी कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं उसको रोक सके, और लड़कियों को कहते हैं स्कूल में रिटेन करके रख सके, यानी कि गर्ल्स को रिटेन करें स्कूल्स के अंदर, इस स्कीम ने इस चीज पे सपोर्ट किया। अब बात करते हैं इन्होंने इनहेंस ट्रांजिशन रेट्स, यानी कि इनकरेज करना है ट्रांजिशन फ्रॉम कहते हैं एलिमेंट्री टू सेकेंडरी एजुकेशन। इसके साथ-साथ देखिए कि हमने और क्या मतलब हमने इतने अच्छे से जाना कि मतलब क्या-क्या काम रहा है हमारा इस टाइम पे, इस पॉलिसी ने काफ़ी अच्छे से काम किया था गर्ल्स के एजुकेशन में, क्योंकि बच्चियाँ जो है स्कूल छोड़ रही हैं किसी न किसी वजह से, तो वो स्कूल ना छोड़े, अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ। तो ये रहा था, और ये पॉलिसी ना प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पॉलिसी बिल्कुल भी ना छोड़ें, इसे अच्छे से अपना रिवाइज़ करके जाएँ। मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ना है इस पॉलिसी को। इसके अलावा मैं और भी कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी कि और क्या पॉइंट्स रहे थे
कि जैसे हमने ये जाना कि और ये जो स्कीम थी यानी कि जो हमारे नेशनल स्कीम ऑफ इनिशिएटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन है, इसे एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर लॉन्च किया गया था। 2008 में ये मई में लॉन्च हुई थी। इसका एम जैसे हमने पढ़ा कि हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे थे सेकेंडरी एजुकेशन अमंग द डिसेबल्ड, जो डिसएडवांटेज ग्रुप से जो लड़कियां आ रही थी उनके लिए सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करना। वो लड़की होनी चाहिए, क्या कंडीशन थी कि SC ST बिलोंग होनी चाहिए। वो जो ड्रॉप आउट यानी कि जो रिड्यूस करना था, हमारा मेन मकसद था कि जो 8वीं के बाद जो बच्चे कहते स्कूल छोड़ रही थी, उसका ड्रॉप आउट रेशियो को हमें कम करना था। हमें ये सुनिश्चित करना था कि इक्विटी एजुकेशन मिले, कहते जेंडर इक्विटी आए सेकेंडरी एजुकेशन पे, और हम फुलफिल कर पाए अपने राइट टू एजुकेशन के जो गोल्स है उनको कहते फुलफिल कर पाए। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि कहते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। हमने जान लिया था कि पहला ऑब्जेक्टिव तो ये रहा था कि जो है जो ड्रॉप आउट रेट्स जो लड़कियों में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, कि प्राइमरी एजुकेशन के लेने के बाद में जो बच्चियां अपने स्कूल छोड़ रही थी, तो उस रेशो को हमें कम करना था। दूसरा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इनिशिएटिव्स मतलब यानी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देकर क्या है सेकेंडरी लेवल तक एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए फोर्स कर रहे थे। दूसरी बात इसका काम ये था कि ये जो है प्रमोट कर रहा था एम्पावर करने में सोशल इंक्लूजन यानी कि समावेश, यानी सामाजिक समावेश हो गर्ल्स का, जो कि कहाँ से आ रही है, SC ST कम्युनिटी से आ रही है। इसके साथ साथ हम एम्पावर कर रहे थे गर्ल्स को एजुकेशन के लिए, जिससे कि और इनकी क्या हो सके कि उनकी शादी में डिले हो सके। और इसके साथ साथ हम कहते हैं हम जब इनिशिएटिव्स यानी कि जो हम इंसेंटिव्स वगैरह फाइनेंशियल यानी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बच्चों को दे रहे थे, इससे क्या हो रहा था कि जो पेरेंट्स है वो मोटिवेट हो रहे थे कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल में भेज रहे थे। ग्रुप्स हमने पढ़ लिए थे कि मतलब क्या और फीचर्स रहे। फीचर्स ये रहा कि जैसे टारगेट ग्रुप हमारा कौन था कि जो सारे बच्चे जो मतलब वो सभी बच्चे जो अनमेरिड हैं, जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, इवन हम इसमें और जो BPL यानी कि बिलो द पॉवर्टी लाइन जो गर्ल्स है वो भी इसमें इंक्लूड होगी। यहाँ पे भी पॉइंट मेंशन नहीं था, लेकिन आप इसे इंक्लूड कर लेना। इसके साथ हमें ये भी देखा कि जो है लड़कियां जो है हमारी 8वीं पास होनी चाहिए, और इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए कि वो 9वीं क्लास में जब एनरोल कर चुकी होगी, है ना, या तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल होना चाहिए या फिर लोकल बॉडी स्कूल्स होना चाहिए, तब जाके उसे बेनिफिट्स मिलेंगे। किसके बेनिफिट मिलेंगे? मॉनेटरी फंड्स के। और मॉनेटरी फंड्स कितना मिल रहा था उसको? 3,000 रुपए उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे थे उसके नाम से, और वो पैसे कम मिल रहे थे। अब जब वो मैच्योर हो जाती थी यानी कि 18 साल की जब हो जाती तभी वो पैसे निकाल पाते थे, और तब तक उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी 10वीं पास हो जानी चाहिए। और ये जो ये वाली जो स्कीम थी ये जो है इम्प्लीमेंट की गई थी स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू भी। और इसे जो हमारा कहते हैं इसके साथ ये जो मॉनिटर कर रहे थे यानी कि जो इसकी निगरानी कर रहे थे, इसकी निगरानी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा की गई थी। अब बात अगर जैसे इसका क्या रोल रहा, तो पहला रोल तो ये था इस स्कीम का कि हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। किसको? मोटिवेटर्स को, यानी कि एज अ मोटिवेटर रिड्यूस कर रहे थे ड्रॉप आउट रेट्स को, इंकरेज कर रहे थे कि हम डिस्करेज कर रहे थे अर्ली मैरिज को, यानी कि जल्दी शादी ना हो बच्चियों की, प्रमोट कर रहे थे कि जो है गर्ल्स और बॉयज में जेंडर इक्वालिटी आ सके, है ना। इसके साथ साथ हम जो है जो हम यहाँ पे कम्युनिटी का और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इस स्कीम ने बढ़ाया। इसके साथ जो है लड़कियों के लिए जो नजरिया बन रहा था, जो पर्सपेक्टिव बन रहा था, उस पर्सपेक्टिव को भी चेंज करा। इन्होंने क्या करा इसके साथ, इस स्कीम से इन्होंने कहते हैं जो गर्ल्स है उसको एम्पावर करा और सेल्फ रिलायंस बनाया। तो ये मैंने आपको हर पॉइंट्स को अच्छे से समझा दिया है। इसके साथ अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा आया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो ये 2009 में आया था। तो अगर बात करते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की, तो ये लॉन्च हुआ था हमारा, ये वाला जो लॉन्च हुआ था कब हुआ था? मार्च मार्च 2019 में, सॉरी 2009 में, यानी कि ये आया था हमारा मार्च में, यानी कि ये मार्च 2009 में आई थी स्कीम। और इसे लॉन्च किया गया था, इसे भी लॉन्च किया गया था MHRD के द्वारा, MHRD, ठीक है, MHRD के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। और इसके साथ साथ ये जो स्कीम यानी कि जो इसका जो मेन एम रहा था, तो ये मेन एम क्या रहा था इसका, इस स्कीम का, कि ये मेन एम रहा था, देखो राष्ट्रीय, कहते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, इस नाम से याद रखना कि ये सेकेंडरी एजुकेशन पे बात कर रही हैं। तो यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन है, क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। कौन सी क्लास को कहते हैं? हमारा 9th to 10th। और सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ SC ST पे फोकस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सभी के लिए फोकस कर रहे हैं।
यानी हर बच्चे को। अब बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें यूनिवर्सल एक्सेस लेकर आना होगा सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर। हमें प्रोवाइड करनी होगी सेकेंडरी स्कूल्स में, क्या प्रोवाइड करनी होगी, इंप्रूव करनी होगी हमारी क्वालिटी एजुकेशन की, इक्विटी लेकर आनी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार करना होगा। हमें रिड्यूस करना होगा जो जेंडर के बीच में मतलब जो गैप बना हुआ है उसे रिड्यूस करना होगा। सोशली जो क्या गैप्स बने हुए हैं उन्हें रिड्यूस करना होगा। रीजनल जो गैप बने हुए हैं उन्हें रिड्यूस करना होगा। की फीचर्स की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे थे तो हमें नई नई देखो, अगर हम जब यूनिवर्सल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि यूनिवर्सल एजुकेशन कैसे होगी, जब हम अपनी नई नई बिल्डिंग्स बनाएंगे, नए यानी कि न्यू बिल्डिंग्स जो है सेकेंडरी स्कूल्स की बनाएंगे, कहाँ पे जो अनडिजर्व एरिया है, जो ऐसी एरिया है जहाँ पे कहीं भी मतलब स्कूल्स नहीं है, उन स्कूल वहां पे हमें क्या बनानी होगी, नए स्कूल्स बनाने होंगे। उसके साथ हमें जो प्राइमरी स्कूल्स हमारे हैं उन्हें क्या करना होगा, अपग्रेड करना होगा, और यानी कि उनमें बिल्डिंग्स इंक्रीज करनी होगी एट अ सेकेंडरी लेवल के लिए। अब बात कर रहे हैं कि क्लासरूम्स बनाने होंगे, लेबोरेटरीज बनानी होगी, लाइब्रेरीज बनानी होंगी, हॉस्टल्स बनाने होंगे और उसके साथ टॉयलेट्स बनाने होंगे और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी होगी। इसके साथ साथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना होगा, यानी कि टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, अच्छी कहते हैं, और उनका टीचर्स जो अगर कहीं शॉर्टेज भी है टीचर्स की तो उनका रिक्रूटमेंट करना चाहिए। इसके साथ साथ आईसीटी एंड स्मार्ट क्लासरूम्स की बात करते हैं हम, कि हम आईसीटी का यूज करें, साइंस और मैथमेटिकल लैब्स चलाएं, है ना, यानी कि हमारे पास साइंस और मैथमेटिक लेबोरेटरीज होनी चाहिए जिससे कि हमारे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधर सके। इसके साथ हमने इक्विटी मेजर्स की बात करी कि हम फोकस करेंगे गर्ल्स पे भी, एससी एसटी पे भी, माइनॉरिटीज पे भी और रूरल एरियाज पे भी। हम क्या करें कि जहाँ जिस जो एरिया बहुत डिफिकल्ट एरिया है वहाँ पे जो रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले जान कि बच्चे वहाँ पर रहकर पढ़ सके। इसके बाद एक्सेस और रिटेंशन की बात हुई कि हमें ड्रॉप आउट जो रेट्स है उसको कम करना होगा, हमें इंक्रीज करना होगा कि जो शिक्षा है वो आगे यानी कि 8वीं से लेकर कहते हैं बच्चे जो है ऐसा ना हो कि वहां से छोड़ दे, बल्कि 8वीं से 9वीं की तरफ भी अपना रुझान करें। इसके साथ और क्या है कि हमने स्ट्रेंथ करनी होगा कि गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए, और इसको यानी कि जो हम बात मर्जर स्कीम भी रही ये 2018 के मतलब 2018 में हमने रमसा को जो है मर्ज कर दिया है किसके साथ में, समग्र शिक्षा अभियान के साथ में। क्योंकि इन्होंने भाई एम तो बना लिए, इनका जो एम था कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो रमसा का जो एम था, तो रमसा ने जो अपना एम बनाया था कि ये कि हम इस अपने टारगेट को मतलब इतना टाइम तक अचीव कर लेंगे, और ये अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाई थी। अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया था कि हम मतलब इन्होंने एक टारगेट बनाया था कि 2000 अगर हम देखें 2016-17 तक के टाइम तक भी ये सिर्फ कहते हैं हमारा, अगर देखें 2005 में जो सेकेंडरी एजुकेशन में जो एनरोलमेंट रेशो था यानी कि वो कितना था, सिर्फ 58% था। लेकिन ये 2016-17 तक सिर्फ वो 80% तक पहुंच पाए थे ये लोग। 100% एनरोलमेंट इनका नहीं हो पाया था। तो इसके लिए इस जो हमारा एनरोलमेंट को इंक्रीज करने के लिए अब इस जो रमसा है इस स्कीम को मर्ज कर दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान के साथ में। अब बात करते हैं कि नेशनल मिशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, तो नेशनल मिशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये भी लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये इम्प्लीमेंट थ्रू द फ्लैगशिप स्कीम कॉल्ड रमसा 2009, और ये लेटर इंटीग्रेट कर दी गई थी समग्र शिक्षा अभियान 2018 में। और फॉर होलिस्टिक, ये किसके लिए थी, फॉर होलिस्टिक स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी। अगर बात करें यानी कि इसका यानी कि पार्ट ऑफ कहते हैं ब्रॉडर मिशन टू द सपोर्ट रामसा एंड स्ट्रेंथन सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि ये कह सकते हैं कि हम जो ये नेशनल मिशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन जो है ये किसका है, पार्ट है ब्रॉडर मिशन, जो हमारा सबसे बड़ा मिशन है जो कि सपोर्ट कर रहा है किसको, रमसा को भी। इसका जो पर्पस रहा है, पर्पस ये रहा था कि ये प्रोवाइड करते हैं जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट यानी कि स्ट्रेटेजिक सपोर्ट करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं किसके साथ में, अचीव करने में यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन में। यानी कि इनका जो मेन एम रहा है कि हम यहाँ पे यानी कि इस स्कीम के थ्रू, इस मिशन के थ्रू हम यूनिवर्सल एक्सेस कर पाए क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन का, और ये सुनिश्चित कर पाए कि इस लेवल पे इक्विटी और एक्सीलेंसी होनी चाहिए। और क्या रहा है कि इसके क्या एरिया थे कि एरियाज, तो स्टैंडर्ड सेटिंग्स एंड मॉनिटरिंग, यानी कि इंश्योर करना, सुनिश्चित करना कि नेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर क्वालिटी एंड करिकुलम,
कि ये इंश्योर करना कि स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक टीचर्स की अच्छी क्वालिटी क्या कहते हैं प्रोवाइड की जाए, करिकुलम अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सके कि मतलब हम जो है हमारे यानी कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड प्रोवाइड कर दिया, हमने टीचर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए चीजें कर दी, करिकुलम बना दिया, लेकिन उन्हें को हम पे क्या करना चाहिए, इसके साथ साथ हम मॉनिटर भी करें कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके लिए फंड प्रोवाइड किया गया था, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी है या सिर्फ कागजों पे ही है, इस चीज को भी हम देखें। इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग्स, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग्स मतलब हमें अपने एससीईआरटी है, डाइट्स है, टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, इन्हें भी क्या करना होगा, मजबूत करना होगा। इसके साथ रिसर्च और इनोवेशन की बात हुई, यहाँ पे प्रमोट करने होंगे इनोवेटिव टीचिंग लर्निंग मेथड, जो मेथड्स है उनको भी हम यूज कर पाए आईसीटी का इफेक्टिवली सेकेंडरी एजुकेशन पे। प्रमोट करना, प्रमोशन यानी इक्विटी प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पे स्पेशल एफर्ट्स डाले थे, किसके लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए, डिस्प्राइड्स ग्रुप्स के लिए, और रिमोट एरिया में जो बच्चे गर्ल्स रहती है उनके लिए भी। इसके साथ हम देखिए कि देखो इसमें आप जो और क्या इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे जैसे हमने यहाँ पे देखा इस स्कीम के अंदर क्या था कि हमने एड्रेस किए थे चैलेंजेस कि लिमिटेड एक्सेस जहाँ पे हो, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ड्रॉप आउट जो रेट्स है, या इनइक्वालिटी है एजुकेशन के अंदर, सेकेंड एजुकेशन पे हमने इन चैलेंजेस को एड्रेस किया था। दूसरा कि इसके ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि हमें यूनिवर्सलाइजेशन करना होगा सेकेंड एजुकेशन का। और क्या पढ़ा हमने कि हमने इम्प्रूवमेंट करना होगा स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमें टीचर और टीचिंग क्वालिटी को सुधारना होगा, करिकुलम और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में सुधार करना होगा, इक्विटी और इंक्लूजन को हमें टारगेट करना होगा, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है उनके बीच में क्या करना होगा, इक्विटी और इंक्लूजन एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी, यूज करना होगा हमें आईसीटी का। इसके साथ ये कंपोनेंट किसका रहा, हमारा रमसा का ही कंपोनेंट था, 2009 में जो रमसा आया था उसका ही कंपोनेंट था, यानी कि एक्सपेंशन करना और इम्प्रूव करना सेकेंडरी एजुकेशन एक्सेस एंड क्वालिटी को। हम आईसीटी का यूज करें स्कूल्स के अंदर, डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, स्मार्ट क्लासरूम्स हो हमारे, जो कंप्यूटर लैब्स होती है वो होनी चाहिए, गर्ल्स हॉस्टल स्कीम्स होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, फिर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेजेस पे वोकेशनलाइजेशन होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन का। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि ये जो स्कीम है हमारा, कौन सा ये स्कीम है, नेशनल मिशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसका जो टारगेट रहा है ना, इन्होंने कहा था कि ये यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे 2017 तक, है ना। इन्होंने टारगेट बनाया था 2017 तक कि हम 100% जो है एनरोलमेंट करवा देंगे, है ना, ये यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड कर देंगे, कहाँ तक, 2017 तक इनका टारगेट था। लेकिन बड़े शर्म की बात रही कि ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया, और जब ये टारगेट फिर इन्होंने नया टारगेट बनाया कि कब, कहते हैं 2020 का, कि हम 2020 तक तो हम कहते हैं यूनिवर्सल एजुकेशन सेकेंडरी लेवल पे कर देंगे। और इसके बाद भी ये 2020 में भी कहते हैं ये मतलब ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया। फिर क्या करा, अब इन्होंने क्या करा, 2018 में क्या करा, इसको जो है समृद्ध शिक्षा के साथ जोड़ दिया, है ना। तो इसमें जो अगर देखे ना, हमारा जो स्टेट है और प्लस जो हमारा साथ साथ सेंट्रल है और जो स्टेट होता है, तो इन दोनों के जो बीच की फंडिंग रहती है वो 75 और 25 के रेशो में होती है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेजेस। यानी कि ये लॉन्च कब हुआ था, ये स्कीम हमारी लॉन्च हुई थी 2009 में। और कब हुई थी 2009 में, 1 अप्रैल को, कब हुई थी, 1, यानी कि ये 1 अप्रैल को 2009 में आई थी। और जो है ये स्कीम जो है, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज है, ये स्कीम जो है स्पॉन्सर की गई थी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल के द्वारा इसे स्पॉन्सर किया गया था। यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर की स्कीम है। अब बात करते हैं कि जैसे अब इसका क्या काम रहा है ये देखते हैं, है ना। तो इसका जो एम रहा है, इसका एम था कि हमारे जो हमने देखो गर्ल्स के ऊपर बात कर ली, हमने मार्जिनलाइज ग्रुप के ऊपर भी बात कर ली,
हमने SC ST कम्युनिटीज के लिए भी बात कर ली, लेकिन अब हम कहाँ पे बात नहीं कर पाए, हम बात नहीं कर पाए उन बच्चों के लिए जो कि डिसेबल्ड है ना। भाई शिक्षा का अधिकार तो उनको भी है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो डिसेबल्ड है ना, अगर आप भूल जाओ वहां पे उस टाइम पे कि मतलब इसमें क्या लिखना था, तो याद रखना कि ये सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे 10 से 12 तक की बात कर रहे हैं एजुकेशन की। तो यहाँ पे 10th की जगह यहाँ पे करना आप, यहाँ पे करना 9 to 12, ठीक है। 9 to 12 तक की एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो चिल्ड्रन डिसेबल्ड हैं वो 14 से 18 साल तक के जो भी बच्चे हैं उन्हें सेकेंडरी एजुकेशन मिले और वो कंप्लीट कर पाए अपनी क्या 9 से 12 तक की एजुकेशन को। इनका टारगेट क्या था, कौन कौन से बच्चे टारगेट थे, तो स्टूडेंट विद डिसेबल्ड जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड है, हेयरिंग इम्पेयर्ड है, लोकोमोटर डिसेबल्ड है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं, या ऑटिज्म है, या कहते हैं या मल्टीपल डिसेबल्ड हैं, या कहते कैरिब्रल पैलेसी वाले जो बच्चे हैं। इसके बाद कौन से की फीचर्स रहे इसके, तो पहले इसका फीचर्स ये रहा कि देखो फाइनेंशियल सपोर्ट करना, हर बच्चे को क्या देंगे पर साल वो 3,000 रुपए देंगे जो कि एजुकेशन को सपोर्ट कर सके। इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि हम बच्चों के लिए क्या करें कि रैम्प्स बनाए, रेल्स बनाए, रेलिंग्स बनाए, ऊपर के साथ मॉडिफाई करें टॉयलेट्स को, बैरियर फ्री एक्सेस करें, असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करें यानी कि ब्रेल बुक्स हो, हेयरिंग एड्स हो और व्हील चेयर्स कहते हैं वो होनी चाहिए कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि जहाँ पे बच्चा अपना अगर वो डिसेबल्ड भी है तो अपनी व्हील चेयर के साथ वो क्लास के अंदर एंटर कर सके। इसके साथ साथ स्पेशल एजुकेटर्स होने चाहिए कि हम अपॉइंट करें ट्रेन एजुकेटर्स उन बच्चों के लिए जो कि जिन्हें स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है। सपोर्ट करना सर्विसेज को कि हम कहते हैं अलाउंसेस प्रोवाइड करें, कहते हैं रीड स्कॉट्स अलाउंसेस दें, रीडर कहते हैं अलाउंसेस दें, हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करें, काउंसलिंग करें उनके पेरेंट्स और कहते हैं बच्चों की, हम इंटीग्रेट करें रेगुलर स्कूल्स के साथ में, यानी कि हम फोकस करते हैं प्रोवाइड की जाए एजुकेशन विद मेन स्ट्रीम स्कूल्स। मर्ज कहते हैं ये भी स्कीम जो है मर्ज कर दी गई थी, यानी कि समग्र शिक्षा अभियान कहते हैं अभियान के साथ में, सॉरी समग्र शिक्षा के साथ में 2018 में, और तब से ये उसके साथ में चल रही है। अब देखिए 26 मिनट्स में हमने कंप्लीट कर ली है अपनी यूनिट फर्स्ट। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी कोई डाउट आपको बनता है तो आप सेपरेट वीडियो एक और है जो मतलब 45 to 50 मिनट के आसपास की वीडियो है, उसमें काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ है और ये एज अ रिवीजन पर्पस से है, तो इसी वजह से इसमें जो टॉपिक्स है कंसाइज करके अच्छे और कहते हैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड का नाम है जैसे कि सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्कूल्स बोर्ड्स एट अ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो फर्स्ट बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स इन इंडिया, यानी कि कहते हैं जो स्कूल्स हैं उसमें जो कहते हैं स्ट्रक्चर कैसा है, भारत के अंदर जो स्कूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो पहली बात करते हैं कि स्कूल सिस्टम इन इंडिया जो है, जो स्कूल सिस्टम है इंडिया के अंदर जो फॉलो करता है एक हायरार्किकल और स्ट्रक्चर और एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो ये सुनिश्चित करता है कि जो फंक्शनिंग हो, जो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, जो प्रॉपर कहते हैं गवर्नेंस होनी चाहिए, वो बहुत स्मूथ चले। ये ऑपरेट करते हैं हम 3 लेवल्स पे। पहला लेवल होता है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे जैसे सेंट्रल लेवल की बात करें, यहाँ पे मेजर बॉडीज हमारी काम करती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि हाईएस्ट अथॉरिटी होती है जो फॉर्मुलेट करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज को, और इन पॉलिसी यानी कि और इम्प्लीमेंट करते हैं एजुकेशन पॉलिसीज को जैसे कि हमारी यानी कि ये पॉलिसीज बनाने इम्प्लीमेंट करना इन पॉलिसीज को, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई, रमसा हो गई या समग्र शिक्षा हो गई, इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, यानी कि हैंडल कहते हैं हैंडल्स करना प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी सॉरी हैंडल करना प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री सेकेंडरी और कहते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। अब थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि हम एनसीईआरटी क्या करती है, डेवलप करती है करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स को डेवलप करती है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाती है, इसके साथ ऑर्गेनाइज करती है टीचर्स की ट्रेनिंग को, एजुकेशन रिसर्च। अब बात करते हैं सीबीएसई। सीबीएसई का काम है कि सीबीएसई जो है नेशनल लेवल बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, स्पेशली क्लास 10 और 12th एग्जाम्स बोर्ड एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं
हमारा आता है 5th पॉइंट पे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, जिसे कहते हैं नीपा या कहते हैं न्यूपा कहते हैं। अब यहाँ पे पहले जो ये यू था ना, इसको ये यूनिवर्सिटी था, इसे चेंज करके अब आई लगा दिया गया है, तो ये सेम ही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं कि फोकस करता है, इसका काम क्या है कि जैसे देखो आपको पता लग रहा हो कि एजुकेशन प्लानिंग कर रहा है, तो बस इसे याद रखना कि एजुकेशन प्लानिंग करने में मदद करता है। अब देखो यहीं से वर्ड उठा लो, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन लिख देना, लीडरशिप ट्रेनिंग है ना, ये ऐसे करके आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे केंद्र विद्यालय हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, ये क्या करते हैं, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स के। अब बात करते हैं स्टेट लेवल की, अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टेट लेवल पे क्या होता है, हर स्टेट का अपना स्ट्रक्चर होता है और मैनेज करने का एक तरीका होता है स्कूल एजुकेशन को। तो पहले जैसे कि बात करते हैं स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ये इंप्लीमेंट करते हैं स्टेट की पॉलिसीज को और सुनिश्चित करते हैं कि वो कोऑर्डिनेट करे सेंट्रल जो स्कीम्स होते हैं उनके साथ में। अब बात करते हैं एससीईआरटी। एससीईआरटी क्या करती है, स्टेट लेवल पे करिकुलम बनाती है, टेक्स्ट बुक्स को डेवलप करती है और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है। अब बात करते हैं स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि एग्जाम्स बोर्ड कंडक्ट कराती है, यानी कि बोर्ड के एग्जाम 10th के और 12th के। अब बात करते हैं यानी कि डायरेक्टरी ऑफ एजुकेशन है ना, तो यहाँ पे ये डायरेक्टर ऑफ इसमें आ जाते हैं डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्टाफिंग के लिए और बजट के लिए और सुपरविजन के लिए। अब आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स ऑफिस, जो कि सुपरवाइज करते हैं स्कूल्स को एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, मॉनिटर करते हैं, टीचर की प्लेसमेंट करते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं। अब आते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस, जो कि कहते हैं बीईओ है, जो कि ओवरसी करते हैं एजुकेशन एक्टिविटीज को हर ब्लॉक के अंदर और सपोर्ट करते हैं स्कूल्स को, मॉनिटर करना अटेंडेंस और परफॉर्मेंस को। अब आते हैं इंस्टीट्यूशन लेवल पे। इंस्टीट्यूशन लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो हर स्कूल का अब एक अपना क्या होता है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, जो कि डे टू डे फंक्शनिंग में मदद करता है। की फीचर्स की अगर बात करें, की पोजिशन की, तो पहला होता है हमारा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या फिर स्कूल मैनेजमेंट बोर्ड, यानी कि इन गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर एसएमसी होते हैं, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और प्राइवेट स्कूल्स में मैनेजमेंट जो मैनेजिंग कमेटीज होती है या फिर ट्रस्ट होता है। उसके बाद में हमारा सेकंड पोजीशन पे आ जाता है हमारा प्रिंसिपल हेडमास्टर या हेडमास्टर्स, यानी कि ये हेड होती है इंस्टीट्यूशन की, इसकी जिम्मेदारी होती है एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और डिसिप्लिनरी कंट्रोल पे। अब बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल, जो कि हेल्प करती है, किसको सपोर्ट करती है, प्रिंसिपल्स को इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल नहीं होती है, और कहते हैं डे टू डे सुपरविजन करके आती है, यानी कि ये सपोर्ट करती है इस प्रिंसिपल को इन स्कूल मैनेजमेंट पे। अब आती है स्टाफिंग, कहते हैं टीचिंग स्टाफ। टीचिंग स्टाफ का क्या, टीचिंग स्टाफ में जैसे पीजीटी टीचर्स हो गए हमारे 11th 12th के लिए, टीजीटी टीचर्स हो गए हमारे 6 to 10 तक के लिए, और पीआरटी हो गए 1st to 5th के लिए। इसके साथ स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे काउंसिल हो गए, स्पेशल एजुकेटर्स हो गए, कहते हैं पीटी फिजिकल टीचर्स हो गए है ना, यानी कि पीटी टीचर जिसे कहते हैं, या फिर आर्ट और म्यूजिक के टीचर्स हो गए। फिर जो नॉन टीचिंग स्टाफ आया था, जैसे क्लर्क, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियंस या फिर अकाउंटेंट्स है, आईटी असिस्टेंट। अब आते हैं जो है स्टूडेंट काउंसिल, जो कि जहाँ पे वेयर एप्लीकेबल, जहाँ पे हेड बॉयज होते हैं, हेड बॉय हेड गर्ल हो गया, परफेक्ट्स हो गए आपके, या क्लास मॉनिटर्स हो गए, और इनका क्या काम होता है, ये प्रमोट करते हैं डिसिप्लिन और लीडरशिप्स को। अब जैसे कि ओवरऑल समझने की कोशिश करें तो देखो, अगर एक फ्लो चार्ट देखें तो नेशनल लेवल पे पहले आती है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, फिर कहते हैं एनसीईआरटी, सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस आ जाएगा, और ये क्या इसमें आ जाएगा, नेशनल स्कीम्स बनाना इनका काम हो जाता है। अब बात करते हैं स्टेट लेवल पे, तो स्टेट की मिनिस्ट्री हो गई, एससीईआरटी हो गई, फिर डायरेक्टरी हो गई, फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स आ जाएंगे। स्कूल लेवल पे आता है स्कूल्स की जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, फिर प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, फिर टीचर्स आ जाते हैं, फिर स्टूडेंट्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं सीबीएसई, यानी कि सीबीएसई क्या है, तो सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सेंटर के लिए काम कर रहा है ना, तो यानी कि सेंट्रल लेवल पे। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1929 में, ठीक है। ओरिजिनल नेम इसका था बोर्ड ऑफ हायर स्कूल्स एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, राजपुताना, ठीक। इसका रीनेम किया गया था 1952 में। इसके लिए भी हमने प्रीवियस जो हमारी वीडियोस है उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है
कि क्यों इसका नाम, मतलब पहले ऐसा क्यों था, फिर क्यों चेंज किया गया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे कंसाइज वे में बता रही हूँ कि 1929 में इसे, मतलब पहले, सबसे पहले तो 1929 में आया था, तब बोर्ड ऑफ हायर स्कूल्स एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन के नाम से थे राजपूताना। ये जो स्कूल था, बोर्ड मतलब ये जो बोर्ड था, सिर्फ ये आपका जो राजस्थान के लिए, सेंट्रल के लिए, और एक और स्टेट था उसके लिए काम करता था। और उसके बाद इसका जब इन्होंने कहा कि हम जो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो सेंट्रल बोर्ड होना चाहिए, तो फिर इसका नाम जो है 1952 में चेंज कर दिया गया था। तो अब तब से ये क्या है, नेशनल लेवल बोर्ड बना हुआ है। न्यू दिल्ली में इसका, मतलब न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका काम क्या होता है कि करिकुलम यानी कि नेचर की बात करें तो स्ट्रक्चर करना, बैलेंस करना, अप्लाइड एप्लीकेशन ओरिएंटेड। अब बात करते हैं की फीचर्स की। अगर बात करें तो ये फॉलो करता है, कहते हैं हमारे जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको फॉलो करता है, जो भी रिकमेंडेड किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा। हम फोकस करते हैं ये कहते हैं साइंस और मैथमेटिक्स पे, किसके साथ साथ अलोंग द स्किल बेस्ड लर्निंग। अब बात करते हैं जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो मेनली एनसीईआरटी के द्वारा, जो मेनली एनसीईआरटी के द्वारा होती हैं। और ये जो, हाँ, ये जो बुक्स होती है बहुत स्टैंडर्ड होती है, जो कि कंसिडर भी की जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। इसमें पैटर्न अगर बात करें तो पैटर्न कैसा होता है, तो यहाँ पे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडीज होती हैं, हॉट क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और क्या फीचर्स है, ये वाइडली प्रेफर करते हैं बिकॉज इट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्जाम्स लाइक जी, नीट, एनडीए और सीयूटी। अब बात करें एडवांटेजेस क्या हैं सेंट्रल के, तो एडवांटेजेस ये है कि यूनिफॉर्म करिकुलम बनाते हैं ओवरऑल इंडिया के लिए। ये स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल बेस तैयार करते हैं, स्पेशली जो साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशली जो इन साइंस सब्जेक्ट्स रेगुलर अपडेट करते हैं अपने करिकुलम को एज पर एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग किया गया है। और असेसमेंट की बात करें तो मिक्स ऑब्जेक्टिव भी होता है, केस बेस भी होता है, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बेसिस पे भी होता है। इंटरनल असेसमेंट भी किया जाता है, जैसे प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल्स, और होल्ड करते हैं वेटेज भी। अब बात करते हैं बोर्ड, कहते हैं स्टेट बोर्ड की। तो अगर हम स्टेट लेवल एजुकेशन बोर्ड की अगर बात कर रहे हैं, ये यानी कि स्टेट लेवल एजुकेशन बोर्ड होता है, जैसे हमारे ये एग्जांपल्स भी हैं यूपी बोर्ड वगैरह। अब इसका जो की फीचर्स होता है, तो ये जो अगर स्टेट बोर्ड है तो ये क्या करेगा, जो करिकुलम बनाएगा वो अकॉर्डिंग टू स्टेट नीड, यानी कि किसी स्टेट के क्या जरूरत है उसके हिसाब से करिकुलम बनता है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का रीजनल कॉन्टेक्स्ट कैसा है, उसके हिसाब से सिलेबस जो है थोड़ा सा, मतलब स्टेट वाइज, यानी कि दो स्टेट के बीच में जो सिलेबस है वो थोड़ा अलग हो सकता है। अगर फोकस बात करें तो यहाँ पे ज्यादा फोकस होता है, मोर जो हमारे लोकल रिलेवेंस है उस पर ज्यादा फोकस होता है, लैंग्वेज पे, स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक्स पे। एडवांटेजेस की अगर बात करें हम, तो पहला एडवांटेजेस होता है कहते हैं इजियर लैंग्वेज, यानी कि इजियर लैंग्वेज, और कहते हैं सिंपल सिलेबस होना चाहिए फॉर मैनी स्टूडेंट्स, है ना। यानी कि इसका फायदा ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इजी लैंग्वेज और सिंपल सिलेबस होता है, अफोर्डेबल कहते हैं स्कूलिंग ऑप्शंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट होता है। असेसमेंट कैसे होता है, तो ज्यादातर मोर ऑन थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट। अब बात करते हैं, फिर आया हमारे इंडियन सर्टिफिकेट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे ICSE भी कहते हैं। और ये जो बोर्ड था, ये जो गवर्निंग बॉडी है, ये काउंसिल्स फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इसकी बॉडी है, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1958 में, और फर्स्ट टाइम इन्होंने एग्जाम करवा दिए थे 1959, यानी कि कंडक्ट होने के एक साल बाद ही। अब इसका जो की फीचर्स क्या है, मतलब इस बोर्ड में क्या डिफरेंट है, तो पहला डिफरेंट ये है कि ये इसलिए जाना जाता है कि जो इनका जो सिलेबस होता है वो बहुत डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ये फोकस करते हैं किस पे, ज्यादातर स्ट्रांगली जब दबाव डालते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे, ह्यूमैनिटीज और प्रोजेक्ट वर्क पे। और ये इंकरेज करता है एनालिटिकल स्किल्स पे, रिसर्च वर्क्स पे, और प्रैक्टिकल लर्निंग पे। मोर मोर सब्जेक्ट्स टू चूज कहता है फ्रॉम कंपेयर टू सीबीएसई, यानी कि सीबीएसई के कंपैरिजन पे ज्यादा सब्जेक्ट चूज करते हैं, है ना। और एडवांटेजेस ये है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होती है, तो इंग्लिश इनकी काफी स्ट्रांग हो जाती है बच्चों की। करिकुलम जो है ग्लोबली होता है, एक्सेप्टेबल होता है, अगर बच्चा चाहे अगर अब्रॉड में पढ़ना तो वो जाके पढ़ सकता है। हाईली फोकस करते हैं इंटरनल असेसमेंट पे और रियल लाइफ एप्लीकेशन पे। असेसमेंट की बात करें तो ये 20 to 30% इंटरनल असेसमेंट होता है, प्लस एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं, मोर कहते हैं राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब बात करते हैं इंटरनल बैकलॉरेट। तो ये कैसा, किस टाइप का बोर्ड है, ये इंटरनेशनल बोर्ड है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और स्टैब्लिश हुआ था 1968 में। फाउंडेशन की बात करें तो ये कहते हैं इसके जिनेवा और कहते हैं स्विट्जरलैंड में हुई थी।
प्रोग्राम कैसे ऑफर करते हैं, तो प्रोग्राम जैसे एक तो ये है कि प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी ईयर प्रोग्राम होता है, मिडिल ईयर प्रोग्राम होता है और एक डिप्लोमा प्रोग्राम होता है। इसके अलावा करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम भी होता है ना। अब बात करते हैं क्या फीचर्स की है, क्या फीचर्स रहे हैं इसके, तो ये हाईली इंक्वायरी बेस जो है बोर्ड रहा है। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग यहाँ पे कराई जाती है, फोकस करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ग्लोबल अवेयरनेस और क्रिएटिविटी और रिसर्च पे। यहाँ पे नो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स, कोई प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक नहीं है, फ्लेक्सिबल लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं, असेसमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे, कॉम्पिटेंसी बेस होता है। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो क्या फायदा है इसका, तो अगर फायदे की बात करें तो पहला फायदा एडवांटेजेस यानी कि वाइडली रिकॉग्नाइज है, स्पेशली अगर बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकता है। बिल्ड करता है स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और कहते हैं होलिस्टिक ग्रोथ के पे ध्यान देते हैं, ना कि सिर्फ रोट लर्निंग पे। अगर असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो और एक्सटर्नल एग्जाम कहते हैं सबका मिक्सअप होता है। इंक्लूड करते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज, कहते हैं एक्सटेंडेड एसे एंड क्रिएटिविटी एक्टिविटी सर्विस। अब क्विकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो सीबीएसई नेशनल बोर्ड है, ठीक है, फोकस करता है साइंस मैथ और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे, और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा मॉडरेट होता है, बेस्ट होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। स्टेट बोर्ड जो है स्टेट लेवल का होता है, रीजनल नीड और लोकल लैंग्वेज पे बात करता है, इजी टू मॉडरेट होता है, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए काफी अफोर्डेबल एजुकेशन होती है। आईसीएसई की बात करती है, नेशनल और प्राइवेट काउंसिल से, याद रखना है कि प्राइवेट बोर्ड है, ठीक है। इसके साथ इंग्लिश प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन होता है, फोकस करता है, हाई डिफिकल्ट होता है, लेवल यानी कि लेवल की बात करते हैं हाईली डिफिकल्ट होता है। और यहाँ पे स्टेट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो स्ट्रॉन्ग इन लैंग्वेज एंड कम्युनिटीज होती है, यानी कि मतलब काफी स्ट्रॉन्ग जो होते हैं, यानी मतलब अगर बच्चे माने तो जो स्टूडेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं लैंग्वेज में भी और कम्युनिटीज में भी, सॉरी ह्यूमैनिटीज में भी। आईबी की बात करें तो ये इंटरनेशनल बोर्ड है और ये क्रिटिकल थिंकिंग और ग्लोबल अप्रोच पे फोकस करते हैं। वेरी हाई कहते हैं डिफिकल्ट लेवल होता है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट के लिए काफी बेस्ट होता है। अब बात करते हैं कि जो टाइप ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया की बात करें तो फर्स्ट बात करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में एडेड होते हैं, अनएडेड होते हैं, सेंट्रल स्कूल्स आ जाते हैं, स्टेट आ जाता है। अगर गवर्नमेंट स्कूल जो है मेनली फंडेड और मैनेज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अगर गवर्नमेंट एडेड की बात कर रहे हैं, अगर अगर गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स है तो ये रन किए जाते हैं बाय प्राइवेट मैनेजमेंट, बट जो फंड जो रिसीव होता है वो जो फंड जो है रिसीव होता है, यानी कि जो एड्स की बात करें या जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो कहाँ से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। टीचर जो है सैलरी जो है पेड की जाती है, पार्शली या फुल्ली पेड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और फॉलो करते हैं स्टेट बोर्ड करिकुलम को। अब बात करते हैं एग्जाम्पल में कि जैसे मैनी मिशनरीज हो गई या फिर ट्रस्ट स्कूल्स हो गए जो रिसीव करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे की फीस मॉडरेट होती है, स्टैंडर्ड करिकुलम होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेट मैनेजमेंट के लिए भी। इसके साथ अगर हम बात करें गवर्नमेंट अनएडेड स्कूल्स की, तो गवर्नमेंट अनएडेड स्कूल यानी कि अनएडेड लगा हुआ है, एडेड मतलब हेल्प, यानी कि कोई हेल्प नहीं मिल रही है इन गवर्नमेंट स्कूल्स को, यानी कि प्राइवेटली जो है मैनेजमेंट है, यानी कि नो फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, और ये फीस जो है कलेक्ट करते हैं किस कहाँ से, बच्चों से, और ये मस्ट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स स्टेट बोर्ड, यानी कि जितने भी स्टेट बोर्ड के रूल्स और रिकग्नाइजेशन नॉर्म्स होते हैं इन्हें फॉलो करना होता है। फीचर्स की बात करें तो हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं, मॉडरेट टू हाई फी स्ट्रक्चर होता है, फोकस करते हैं क्वालिटी फैसिलिटीज पे और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब बात करते हैं प्राइवेट स्कूल्स की, तो they are completely funded or managed or controlled by private entities like trust, सोसाइटी और कंपनीज। और की फीचर्स की बात करें तो एफिलिएशन इनको मिलता है, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स है या इंटरनेशनल बोर्ड्स है। उसके साथ हाईली फी स्ट्रक्चर होता है, मॉडरेट फैसिलिटी और एडवांस टीचिंग लर्निंग मेथड्स होते हैं, पेरेंट टीचर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। एग्जाम्पल में डीपीएस, डीएवी और रियान इंटरनेशनल स्कूल्स। इंटरनेशनल स्कूल्स की अगर इंटरनेशनल स्कूल्स की अगर हम बात करना चाहें
अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्कूल्स। इंटरनेशनल स्कूल्स की अगर बात करें तो दे फॉलो इंटरनेशनल करिकुलम्स, यानी कि इंटरनेशनल करिकुलम को फॉलो करते हैं जैसे इंटरनेशनल बैकलॉरेट या कैम्ब्रिज इंटरनेशनल्स। अब बात करते हैं कि की फीचर्स क्या है। ये ग्लोबल टीचिंग स्टैंडर्ड्स के होते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, फोकस करते हैं क्रिएटिविटी, कम्युनिटी कम्युनिकेशन पे, कोलैबोरेशन पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे। वेरी हाई फी स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉपुलर अमंग द जो पॉपुलर होते हैं फेमिलियर, जो फेमिलियर्स प्लानिंग एजुकेशन कहते हैं अब्रॉड से, यानी कि उसके लिए फेमिलियर होते हैं ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट आया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो NIOS। तो ये स्टैब्लिश किया गया था 1989 में, और एज अ उसका जो नाम था वो था नेशनल ओपन स्कूल। इसको 2002 में कहते हैं इग्नू के नाम से, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के नाम से रीनेम किया गया था। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। की फीचर्स की अगर बात की जाए तो क्या की फीचर्स रहे हैं, तो ये प्रोवाइड करता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। फ्लेक्सिबल एडमिशन होते हैं, कहते हैं बच्चा अपने हिसाब से सीखता है, कोई फिक्स एज लिमिट नहीं है। ऑफर करते हैं एकेडमिक और एज वेल एज वोकेशनल कोर्सेज। एग्जाम्स कैन बी टेक ट्वाइस अ ईयर, यानी कि 2 साल में 2 बार कहते एग्जाम होते हैं। हेल्पफुल है, यानी कि वेरी हेल्पफुल है, जो बच्चे वर्किंग स्टूडेंट्स हैं या ड्रॉप आउट्स हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर लर्नर जो लर्नर है, कहते हैं यानी कि विद स्पेशल नीड, यानी कि लर्न्स विद स्पेशल नीड्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब बात करते हैं इसके साथ आते हैं स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स, यानी कि ऐसे स्कूल जो डिजाइन किए जाते हैं उन बच्चों के लिए जिनको स्पेशल नीड्स या फिर की जरूरत होती है, फिर डिसेबल्ड होते हैं। अब ये कौन कहते हैं टाइप ऑफ स्पेशल नीड्स, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है या हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या विजुअल इम्पेयरमेंट है या ऑटिज्म, कहते हैं ऑटिज्म्स है, स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर है या लर्निंग डिसेबिलिटी लाइक डिलेक्सिया या डिसकैलकुलिया या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो इस तरीके से उन बच्चों के लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। यहाँ पे जो अगर पढ़ाने का जो तरीका, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स बनाए जाते हैं, स्पेशलाइज टीचर्स होते हैं यानी कि स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं। थेरेपी की बात की जाए तो स्पेशल स्पीच देना थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, असिस्टेटिव डिवाइसेस और कहते हैं इंक्लूसिव टीचिंग मेथड का यूज किया जाता है। सम स्कूल जो होते हैं एक्सक्लूसिव स्पेशल स्कूल्स हैं, मतलब कुछ स्कूल हैं वो एक्सक्लूसिव स्पेशल स्कूल्स हैं, वाइल अदर फॉलो करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को इन रेगुलर स्कूल्स में। अगर बेस की बात करें तो बेस होते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इनकरेज करता है चिल्ड्रन को, कहते हैं जो रेगुलर पीयर लर्नर्स होते हैं उनके साथ में पढ़ाना, जो कि अगर पॉसिबल होता है वेर एवर पॉसिबल। अगर बात करें कि अभी तक हमने जितने भी स्कूल्स पढ़े, जैसे एडेड पढ़ा, कि एडेड कौन से स्कूल होते हैं, जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट होते हैं। मोस्टली स्टेट बोर्ड्स जो है करिकुलम बनाते हैं, फीस स्ट्रक्चर बहुत मॉडरेट होता है, पार्शली गवर्नमेंट सपोर्ट होता है। अब बात करते हैं अनएडेड, जिन्हें प्राइवेट भी कहते हैं, जो कि प्राइवेट फंडिंग होती है, स्टेट बोर्ड CBSE ICIC IB, यानी कि करिकुलम होता है, इंडिपेंडेंट हाई फीस स्ट्रक्चर होता है। प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो फंड किया जाता है प्राइवेट के द्वारा, जैसे CBSE, वही सेम जो है CBSE IC स्टेट इंटरनेशनल। फीचर्स की बात करें तो फैसिलिटी प्लस क्वालिटी फोकस होता है। इंटरनेशनल स्कूल की बात करें तो हमारा प्राइवेट है, IB बोर्ड या कैम्ब्रिज की बात कर सकते हैं। और ये फीचर्स की बात करें तो इनके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, वेरी हाई फी स्ट्रक्चर होता है। निग्नो की बात करें तो ये ऑटोनोमस, कहते हैं गवर्नमेंट ऑटोनोमस है, ओपन लर्निंग यहाँ पे की जाती है, फ्लेक्सिबल स्टडी वोकेशनल फोकस होता है। स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स की बात करें तो कहते हैं गवर्नमेंट NGO प्राइवेट, और यहाँ पे टेलर्ड करिकुलम होता है, बच्चे अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स और थेरेपिस्ट होते हैं। अब बात करते हैं अब आती है हमारी यूनिट नंबर 3, और हमने यहाँ पे यूनिट सेकंड को काफी अच्छे से समझने की कोशिश करी है। अगर फिर भी कुछ अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छे से समझना है तो उसके स्पेशल हम 10 मिनट की वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे। अब बात करते हैं यूनिट 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल करिकुलम एंड डेवलपमेंट इन सेकेंडरी हाई सेकेंडरी एजुकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की करिकुलम क्या होता है, तो करिकुलम क्या है कि करिकुलम एक टोटल प्लानिंग होती है लर्निंग एक्सपीरियंस की, जो प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द स्कूल के द्वारा, जो कि अचीव करना चाहते हैं हम एजुकेशन गोल्स को। तो इंक्लूड करते हैं इसमें व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, जैसे हमारा कंटेंट क्या होगा, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, मेथड्स क्या होंगे, वाई टू टीच, कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं, व्हेन टू टीच, कहते हैं कहने की कहते हैं सीक्वेंस क्या रहेगा, व्हाट लर्नर अचीव से क्या प्राप्त होगा, तो असेसमेंट करना।
अब बात करते हैं मॉडर्न व्यू क्या है करिकुलम के। तो करिकुलम जो है एक नॉट ओनली टेक्स्ट बुक्स नहीं होता है। करिकुलम के अंदर सिर्फ हमारा क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, वैल्यूज होती है, स्किल्स होते हैं, एनवायरमेंट्स होते हैं, जहाँ पे ऑल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो शेप करते हैं लर्नर को। बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ करिकुलम की। तो हमारा कहते हैं मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव एंड एम ऑफ एजुकेशन, कि व्हाट लर्नर शुड नो एंड अंडरस्टैंड एंड एबल टू डू, कि कहते क्या, कहते जो लर्नर है क्या क्या उसे जानना चाहिए, क्या उसे समझना चाहिए, और क्या वो समझने के योग्य है ना। यानी कि जब वो उसे समझ में आ जाएगा, क्या वो जो जब वो जान जाएगा, समझ जाएगा, तो क्या वो उसे कर भी पाएगा, यानी कि जो उसने सीखा। अब बात करते हैं, ये बेस होता है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पे, जैसे कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। ऑब्जेक्टिव जो है डिसाइड किए जाते हैं, डिसाइडेड द डायरेक्शन ऑफ टीचिंग। अब बात करते हैं कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर में यानी कि फैक्ट्स आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज और इन्फॉर्मेशन जो कि सिलेक्ट की जाती है फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए, कि मतलब कैसे हमें पढ़ाना, क्या मतलब हमारा जो सब्जेक्ट मैटर कैसा होगा, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, थ्योरीज, इन्फॉर्मेशन जो कि सिलेक्ट की जाती है टीचिंग्स के लिए। कंटेंट जो है ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की एज के अप्रोप्रिएट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। लर्निंग एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज की हम बात करते हैं, तो यानी कि एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए लर्नर्स को ड्यूरिंग टीचिंग, यानी टीचिंग के टाइम पे जब हम पढ़ा रहे हैं तो एक्चुअल एक्सपीरियंस बच्चे को मिले। जैसे कि एग्जांपल हम डिस्कशन करें, प्रोजेक्ट्स दें, उसे एक्सपेरिमेंट्स कराएं, फील्ड ट्रिप्स पे लेकर जाए, डेमोन्स्ट्रेशन यानी दिखा के सिखाएं, या रोल प्ले हो, या फिर लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस होने चाहिए, मस्ट बी हेल्प अचीविंग कहता ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब कंटिन्यूअस असेसमेंट होना चाहिए लर्निंग का। हम चेक करें, कहते हैं हेल्प चेक करें वेदर द ऑब्जेक्टिव आर अचीव। हम ये देखें कि कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे बनाए थे क्या वो अचीव हुए या नहीं हुए। इंक्लूड होते हैं इसमें टेस्ट होते हैं, ऑब्जर्वेशन, कहते हैं पोर्टफोलियो और असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट्स। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, यानी क्या करिकुलम के डिटर्मिनेंट्स है। तो पहला कि करिकुलम इज शेप्ड बाय द सर्वल फैक्टर्स, द मेजर डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड्स, यानी कि फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट्स। फिलोसॉफिकल डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है आइडियल, कहता है आइडियल ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन फिलोसफी यानी कि आइडियलिज्म का यूज किया जाए, यानी कि प्रैक्टिज्म होना चाहिए, नेचुरलिज्म होना चाहिए। यानी कि फिलोसफी, यानी कि फिलोसफिकल डिटरमिनेंट का मतलब है यानी कि वैल्यूज बच्चे में आए, कल्चर और एम ऑफ लाइफ हो। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स, यानी कि साइकिल, यानी कि जो हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि चाइल्ड का नेचर हमें पता हो, उसकी नीड्स पता हो, इंटरेस्ट पता हो, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पता हो कि एक बच्चा कौन सी स्टेज पे है, उसके हिसाब से करिकुलम बनाया जाए। यानी कि थ्योरेटिक कहते हैं लर्निंग थ्योरीज है, जैसे स्किनर है, ब्रूनर है, और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल डिटरमिनेंट में कि मोटिवेट करे बच्चे को, कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हम करिकुलम बनाएं। सोशियोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स में यानी कि सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखे, स्कूल्स के नॉर्म्स, कहते हैं सोशल नॉर्म्स क्या है, बिलीव्स क्या है, कल्चर्स क्या है, सोशल यानी कि समाज में बदलाव लेके आए, मॉडर्नाइजेशन आए। सो कहते हैं नेशनल पॉलिसी लाइक एनईपी, एनसीएफ, एनईपी कहते हैं 2020 आई है, यानी कि सोशल जो हमारी सामाजिक जरूरतें जो पड़ रही हैं उसके हिसाब से हम कहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसीज भी लेकर आए हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी डिटर्मिनेंट होना चाहिए कि हम यूज़ करें आईसीटी का, डिजिटल लर्निंग कराया जाए, करिकुलम में ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करें, इनोवेशन हो टीचिंग टूल्स में। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो कहते हैं नेशंस इकोनॉमिक गोल्स होना चाहिए, वोकेशन नीड्स प्रोवाइड की जाए, बजट अवेलेबिलिटी हो, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स हो। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं करिकुलम स्ट्रक्चर यानी कि कंस्ट्रक्शन के लिए, जब हम एक करिकुलम बना रहे होते हैं तो कौन कौन से प्रिंसिपल को ध्यान रखना चाहिए। तो हम जब करिकुलम बनाए तो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, यानी कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की नीड्स, इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटीज को मैच करता हो। इसके साथ कम्युनिटी सेंटर्ड होना चाहिए कि हम कहते हैं मस्ट रिफ्लेक्ट कल्चर, कल्चर को रिफ्लेक्ट करे और सोशल लाइफ को रिफ्लेक्ट करे ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि ये यानी कि कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, यानी कि हम समाज में रहना चाहते हैं तो हम बच्चों को ऐसे तैयार करें कि वो समाज के जो सामाजिक जो हमारा सोसाइटी है उसके साथ में वो एडजस्ट कर पाए, यानी कि रिफ्लेक्ट करे कल्चर है, सोशल लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। अब बात करते हैं एक्टिविटी। इसी वजह से जो हर स्टेट का जो करिकुलम होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हम वहाँ के
के जो लोकल यानी कि जो लोकल कम्युनिटी के हिसाब से हम करिकुलम बनाते हैं एज पर द स्टेट। अब बात करते हैं एक्टिविटी सेंटर्ड, यानी एक्टिविटी सेंटर होना चाहिए कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा करके सीखे, यानी कि बेस होना चाहिए जो हमारे डीवी की फिलोसफी है उसके आधारित हो, यानी कि प्रोवाइड की जाए एजुकेशन हैंड ऑन एक्सपीरियंस। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अलाउ करे, कहते शुड अलाउ, कहते फ्रीडम टू मॉडिफाई करे कंटेंट को और एक्टिविटीज को। इंटीग्रेशन होना चाहिए, यानी कि नॉलेज जो है शुड कनेक्ट अक्रॉस सब्जेक्ट, यानी कि जो नॉलेज है वो कनेक्ट करनी चाहिए अक्रॉस द सब्जेक्ट, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। रिलेवेंस और यूटिलिटी होनी चाहिए, करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जो यूजफुल हो रियल लाइफ के लिए। बैलेंस होना चाहिए, यानी कि बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एंड इमोशनल एंड कहते हैं मोरल एस्पेक्ट्स में। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड सीक्वेंस, यानी कि कंटेंट प्रोग्रेस जो कंटेंट प्रोसेस जो है, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाए, नोन से अननोन जाए। वैरायटी, यानी कि यूज करे डाइवर्स एक्टिविटीज का, लाइक प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, मल्टीमीडिया एंड डिस्कशन। नाउ क्या क्राइटेरिया होते हैं कहते हैं सिलेक्ट करने के कंटेंट को, तो पहला कि कंटेंट शुड बी सिलेक्टेड यूजिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया, यानी कि वैलिडिटी, कंटेंट मस्ट बी फ्लेक्चुअल, करेक्ट होना चाहिए, अलाइन करे किस लर्निंग गोल्स के साथ में, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करे बच्चे का, इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट पे बात करिए कि यानी कि जो है मैच करे क्या लर्नर की क्यूरियोसिटी और मोटिवेशन को। लर्न एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि सूट्स करे लर्नर के मेंटल लेवल और रेडीनेस को। यूटिलिटी की बात करें, यानी कि मस्ट बी प्रैक्टिकल यूजफुल, यानी कि यूजफुल होना चाहिए लाइफ में, और इसके साथ कल्चर फिट होना चाहिए, कल्चर फिट में यानी कि रिस्पेक्ट करे कल्चर्स की, वैल्यूज की, नेशनल आइडेंटिटी की। फिजिबिलिटी की बात करें तो कंटेंट शुड बी फिट हो, कहते हैं इनटू द अवेलेबल टाइम में और रिसोर्स में, और टीचिंग कहते हैं एबिलिटी, यानी कि टीचर एबिलिटीज, कि ऐसा करिकुलम हम ना बना दे कि वो टाइम से कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे रिसोर्स नहीं है हमारे पास वे कि हम उसे कंप्लीट, मतलब कहते हैं एजुकेशन करिकुलम को कहते हैं कंडक्ट कर पाए, यानी कि जो हमने करिकुलम बनाया है उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, या टीचर्स की खुद की क्षमता नहीं है ना, तो टीचर्स को भी ट्रेन करना होगा, तो फिजिबल होना चाहिए। अब और क्या क्राइटेरिया होते हैं ऑर्गेनाइज करने के, यानी कि क्राइटेरिया फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, यानी कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स अरेंजिंग द सिलेक्टिंग कंटेंट इन द प्लान्ड और ऑर्डर, तो लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइज करें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लॉजिक, यानी कि जैसे न्यूमेरिकल सिस्टम आएगा, फिर अलजेब्रा आएगा, फिर कैलकुलेशन आएगा, है ना, कैलकुलस। फिर होना चाहिए साइकोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए कि हम ऑर्गेनाइज करें एज पर द लर्नर मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि पहले कंक्रीट, यानी कि सिखाते हैं बच्चे को, फिर क्या आते हैं सेमी कंक्रीट बनाते हैं, फिर क्या एब्स्ट्रैक्ट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए कि यानी कि अरेंज करें टाइम सीक्वेंस के हिसाब से, कहते हैं स्पाइरल अप्रोच होना चाहिए, यानी कि ब्रूनर के द्वारा जो दी गई थी, यानी कि कॉन्सेप्ट जो है कहते हैं इंट्रोड्यूस करना चाहिए सिंपल एंड रिविजिट करें एडवांस लेवल पे, यानी कि जब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो हमारा जो पिछला वाला जो होता है, आपने देखा होगा कि छोटी क्लासों में भी कि जब बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता है तो फर्स्ट पेज में ना रिवीजन वाला एक कहता पोर्शन होता है, जहाँ पे वहाँ पे कॉन्सेप्ट जो पिछली क्लास में उसने पढ़े थे उसे रिवाइज करने के लिए उसमें शामिल किया जाता है कि बच्चे के जो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल हो जाए। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होने चाहिए अक्रॉस द लेवल, और हॉरिजॉन्टल में ये होता है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अक्रॉस द सब्जेक्ट एट सेम लेवल। अब बात करते हैं सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, तो कैसे सिलेक्शन करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे लर्निंग एक्टिविटी को, तो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, दिस एक्टिविटी शुड बी अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कहते हैं सूट्स लर्नर एबिलिटीज, इंकरेज पार्टिसिपेशन, प्रमोट करे थिंकिंग स्किल्स को, बी मीनिंगफुल एंड मोटिवेटिंग। एग्जाम्पल्स की बात करें हम कौन से, तो प्रोजेक्ट मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, रोल प्ले हो गया, कहते हैं ग्रुप वर्क हो गए, फील्ड ट्रिप्स हो गई, केस स्टडीज हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क हो गई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी की बात करें तो कैसे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाए, हम टीचर टीचर सेंटर से लर्नर सेंटर पे मूव करना चाहिए, हमें इंडिविजुअल को और कहते हैं ग्रुप एक्टिविटी में बैलेंस बना के चलना चाहिए, और प्रोवाइड करें कंटिन्यूटी एंड वैरायटी। करिकुलम ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो करिकुलम ट्रांजेक्शन, अगर बात करें कि करिकुलम ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया यहाँ से, कि करिकुलम ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग करिकुलम,
कि जो एक्चुअल प्रोसेस होती है ना करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना, दैट इज अ करिकुलम ट्रांजेक्शन। यानी कि क्लास के अंदर जब हम एक्चुअली जो है करिकुलम को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे इसमें टीचिंग मेथड्स हो गए, लर्निंग एक्सपीरियंस, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, यूज करते हैं मटेरियल और टेक्नोलॉजी का, और असेसमेंट प्रैक्टिस। तो डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज है, जैसे बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे करिकुलम को ट्रांजेक्ट किया जाए। तो बिहेवियरल अप्रोच क्या बताती है करिकुलम को ट्रांजेक्शन के लिए, तो फिलोसफिकल, अगर हम फिलोसफी की बात करें तो ये फिलोसफी जो बेस होती है किस पे, बिहेवियरिज्म पे, जैसे स्किनर, पावलो, थॉर्नडाइक की। यानी कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए, लर्निंग ऐसी होनी चाहिए कि जो चेंज कर सके ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में, यानी कि व्यवहार में बदलाव लाना। रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथ करता है लर्निंग को। अब बात करते हैं फोकस, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि बेवरिज्म में टीचर्स कंट्रोल लर्निंग होती है, रिपीटेशन कहते हैं, रिपीटेशन, ड्रिल और प्रैक्टिस का यूज करते हैं। हम कहते हैं फोकस करते हैं, क्लियर होना चाहिए और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स हो, हैबिट फॉर्मेशन करना, या और स्टिमुलस रिस्पॉन्स पैटर्न होता है। ट्रांजेक्शन मेथड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कैसे हम ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, तो लेक्चर मेथड, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, डेमोन्स्ट्रेशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट्स, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। टीचर का रोल यहाँ पे अथॉरिटेटिव फिगर होता है, कंट्रोलर ऑफ क्लासरूम होता है, और गिव इंस्ट्रक्शंस एंड रेनफोर्समेंट। अगर आपको इसमें मतलब कुछ ना याद आए ना बिहेवियरिज्म में, तो इसको ना कनेक्ट करने की कोशिश करना मेमोरी लेवल से, ओके। अब लर्नर का रोल क्या होता है, लर्नर का रोल होता है यहाँ पे पैसिव, और फॉलो करता है इंस्ट्रक्शंस के, यानी कि टीचर जो इंस्ट्रक्शन देता है उन्हें फॉलो करता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट और क्विज होते हैं, मेजर करते हैं बिहेवियर के, जो उसके बिहेवियर में चेंज आया उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। कॉग्निटिव अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे ये बेस होता है किस पे, कॉग्निटिव, जैसे कि पियाजे, ब्रूनर, ऑसवेल की थ्योरी, सुगेल की थ्योरी। तो यहाँ पे जो लर्निंग होती है वो मेंटल प्रोसेस पे होती है, और अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग पे बेसिस होती है। और फोकस करते हैं, हम डेवलप करते हैं थिंकिंग, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग। प्रियर नॉलेज होती है, यानी कि यहाँ पे जो ऑसवेल्स का कहते हैं सबमिशन थ्योरी है, यानी कि प्रियर नॉलेज यहाँ पे फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे फोकस करते हैं। अगर ट्रांजेक्शन मेथड की बात करें तो यहाँ पर किसके द्वारा ट्रांजेक्शन होता है, तो डिस्कशन हो गया, कॉन्सेप्ट मैपिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडवाइस कहता है एडवांस ऑर्गेनाइजर, गाइडेड डिस्कवरी और क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। टीचर रोल की बात करें तो फैसिलिटेट करता है थिंकिंग के लिए, और हेल्प करता है स्टूडेंट को बिल्ड करना, यानी कि हेल्प करता है कि वो मीनिंग्स, कहते हैं मीनिंग्स को बिल्ड कर पाए, मीनिंग समझ पाए। डिजाइन करते हैं एक्टिविटी टू प्रमोट करना मेंटल प्रोसेस को। यहाँ पे रोल जो होता है लर्नर का वो एक्टिव होता है, वो एक्टिव प्रोसेसर होता है इन्फॉर्मेशन का, यूज करते हैं रीजनिंग एंड लॉजिक, कहते हैं लॉजिक्स का अपना। असेसमेंट होता है रिटर्न टेस्ट, और कॉन्सेप्ट चेक करना, कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल टास्क होते हैं। आप यहाँ पे इसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल से समझ सकते हैं, जैसे मेमोरी लेवल समझा था आपने बिहेवियरिज्म में, इसे अंडरस्टैंडिंग लेवल से, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पता है तो उसको यहाँ पे इस तरीके से आप इससे कहते हैं उस कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ पे आप थ्योरी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू करिकुलम ट्रांजेक्शन। तो जैसे फिलोसफी की बात करें तो यहाँ पे जो फिलोसफी होती है वो कंस्ट्रक्टिविज्म होती है, यानी कि वाइगोस्की, पियाजे, ब्रूनर, कहते हैं डेवी। यहाँ पे जो लर्निंग होती है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट की जाती है नॉलेज थ्रू द एक्सपीरियंस। यहाँ पे फोकस होता है सेंटर, कहते हैं लर्नर सेंटर होते हैं, रियल टास्क, कहते हैं रियल लाइफ टास्क होते हैं, सोशल इंटरेक्शन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, कोलैबोरेशन होता है, डिस्कवरी लर्निंग होती है। इसके बाद जो ट्रांजेक्शन अगर मेथड की बात करें कैसे ट्रांजेक्ट करते हैं, तो ग्रुप वर्क करा दिया, कोऑपरेटिव लर्निंग करा दी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गई, इंक्वायरी एंड एक्सप्लोरेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, रिफ्लेक्टिव डिस्कशन हो गया, स्कोर फोल्डिंग हो गया, वाइगोस्की का जो था। टीचर का जो रोल होता है वहाँ पे यहाँ पे जो है कहते हैं गाइड एंड मेंटर या फिर को लर्नर की तरह होता है, और यहाँ पे वो प्रोवाइड करता है स्कोर फोल्डिंग एंड सपोर्ट्स, डिजाइन करते हैं मीनिंगफुल टास्क को। और अगर रोल की बात करें तो लर्नर का जो रोल होता है वो एक्टिव, सेल्फ रिफ्लेक्टिव होता है, सेल्फ डायरेक्टेड होता है, कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज एक्सपीरियंस के थ्रू, वर्क करता है कोलैबोरेटिवली। अब बात करते हैं अगर हम यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग के उस बेस पे, अगर आपको याद है तो, जैसे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल था ना, तो ये वाला तो जो हमारा है रिफ्लेक्टिव लेवल पे हम इसे सोचकर इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं।
असेसमेंट कैसे होता है यहाँ पे, पोर्टफोलियो के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा, प्रेजेंटेशन है, जैसे आपकी क्लास में प्रेजेंटेशन चलती होगी है ना, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते होंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क होते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है, ये हमारा जो एमएड का जो करिकुलम है ना, वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे चल रहा है इस टाइम पे। ठीक है, अब बात करते हैं, कहते हैं करिकुलम सिंथेसिस। करिकुलम सिंथेसिस क्या होता है कि करिकुलम सिंथेसिस का मतलब इंटीग्रेट करना एलिमेंट्स को फ्रॉम डिफरेंट अप्रोचेस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस, जैसे बिहेवियर पढ़ा हमने, कॉग्निटिव पढ़ा, कंस्ट्रक्टिव पढ़ा, यानी कि इन सभी कुछ कहते हैं, इन सभी मेथड को यूज करके, डिफरेंट मेथड्स को यूज करके हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं और एक ऐसा करिकुलम बनाते हैं जो बैलेंस होना चाहिए। वाई सिंथेसिस नीड, सिंथेसिस नीड क्यों होती है कि ये इसलिए जरूरी होती है, नो सिंगल अप्रोच इज परफेक्ट, कोई भी सिंगल अप्रोच परफेक्ट नहीं होती। लर्नर हैव अ डिफरेंट नीड्स, लर्नर की अपनी डिफरेंट नीड्स होती हैं, और सिचुएशन कहते हैं, सिचुएशन डिफर होती हैं। कहते हैं मॉडर्न करिकुलम नीड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो मॉडर्न करिकुलम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब हाउ दिस अप्रोचेस कंबाइन इन सिंथेसिस, कहते हैं सिंथेसिस। तो अगर बिहेवियरिज्म जो होता है वो कैसे, मतलब स्ट्रेंथ, यानी कि बिहेवियर क्या करता है, बिहेवियरिज्म जो होता है डिसिप्लिन लेकर आता है बच्चे में, कहते हैं स्ट्रक्चर करता है, मास्टरी ऑफ स्किल्स, कहते हैं स्किल्स में मदद करता है, यूजफुल होता है, यानी कि बेसिक स्किल्स के लिए, फाउंडेशन लर्निंग के लिए। कंस्ट्रक्ट, अगर कॉग्निटिव की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग बच्चे में डेवलप करना, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना, रीजनिंग लेकर आना, और ये क्या यूजफुल होता है, कॉन्सेप्ट लर्निंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, क्रिएटिविटी लेकर आना, एप्लीकेशन, रियल लाइफ लर्निंग लेकर आना, यूजफुल होता है प्रोजेक्ट, कोलैबोरेशन, इंक्वायरी बेसिस पे। अगर सिंथेसिस मॉडल की बात करें तो सिंथेसिस मॉडल क्या होता है, एक कहते हैं बैलेंस करिकुलम होता है जो कि यूजफुल होता है किसके लिए, कहते हैं बिहेवियरिज्म में, यानी कि बिहेवियरिज्म में अगर हम बात करें तो ड्रिल के द्वारा बेसिक और रेनफोर्समेंट। अब कॉग्निटिज्म की बात करें तो वो स्ट्रक्चर करता है अंडरस्टैंडिंग को, और कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो एडवांस थिंकिंग डेवलप करता है एंड प्रोजेक्ट्स डेवलप, यानी प्रोजेक्ट और क्रिएटिविटी के द्वारा। अब बात करते हैं दिस क्रिएट करते हैं क्या क्या, ये दिस क्रिएट करते हैं होलिस्टिक करिकुलम दैट डेवलप करते हैं नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड कॉम्पिटेंसी। तो शॉर्ट में समझे तो कि बिहेवियरिज्म क्या कैसा मेथड है, टीचर सेंटर मेथड था, ड्रिल के द्वारा सीख रहे थे, रेनफोर्समेंट और मेजरेबल आउटकम से। अब बात करते हैं कॉग्निटिव की, कॉग्निटिव क्या है, फोकस करता है मेंटल प्रोसेस पे, अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग पे। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं, लर्नर सेंटर होता है, इंक्वायरी होता है, रियल लाइफ कहते हैं टास्क होता है, कोलैबोरेशन होता है। सिंथेसिस की बात करते हैं, कंबाइन करते हैं ऑल थ्री को और क्रिएट करते हैं एक बैलेंस एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम को। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इन डेवलपिंग करिकुलम विद रिगार्डिंग टू लोकल इश्यूज एंड चैलेंजेस, ये हमारा नया टॉपिक है। तो ऑटोनॉमी यानी कि मीनिंग क्या है ऑटोनॉमी इन करिकुलम, तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम कहता है टू स्कूल, टीचर्स, लोकल बॉडी टू अडॉप्ट एंड डिजाइन पार्ट्स ऑफ करिकुलम, यानी कि करिकुलम को डिजाइन करना, उसे अडॉप्ट करने के लिए फ्रीडम देना स्कूल्स को, टीचर्स को और लोकल बॉडीज को, जिससे कि वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स, कल्चर और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कहते हैं चीजें डिजाइन कर सके और अडॉप्ट कर सके, वाइल जब वो कहते हैं कीपिंग अ नेशनल गोल इनएक्ट। वाई ऑटोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी होती है, बिकॉज इंडिया से डाइवर्स कहते हैं इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज एंड कहते हैं इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। एवरी कहते हैं रीजन फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स, हर रीजन जो है डिफरेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, तो सो कहते हैं करिकुलम मस्ट एड्रेस देम मीनिंगफुली। रोल्स की बात करें, रोल्स क्या है स्कूल्स के और टीचर्स के करिकुलम ऑटोनॉमी। तो अगर स्कूल्स के स्कूल लेवल पर देखे जाए तो स्कूल्स कैन कहते हैं इंक्लूड करते हैं टॉपिक्स रिलेटेड टू द कहते हैं लोकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर। अगर डेवलप लोकल कहते हैं इन्वायरमेंटल एक्टिविटी, यानी कि स्कूल डेवलप करते हैं कहते हैं लोकल इन्वायरमेंट एक्टिविटी लाइक वाटर स्केर्सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। इसके साथ कहते हैं ऐड करना वोकेशनल स्किल बेस्ड मॉड्यूल्स रिलेवेंट जो हो, कहते हैं लोकल लाइवलीहुड्स के लिए। एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि कोस्टल, अगर किसी तट के जो तट के आसपास जो स्कूल है, तो वो क्या करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि जो मैराइन लाइफ के बारे में सिखाना, या फिर डिजास्टर के लिए कैसे तैयार होना है, जैसे साइक्लोन वगैरह, तो उसमें मदद मिल जाती है। अब बात करते हैं टीचर लेवल ऑटोनॉमी कैसे हो सकती है। तो टीचर कैन मॉडिफाई, यानी कि टीचर की कैसे ऑटोनॉमी हो सकती है कि टीचर की यह ऑटोनॉमी हो कि टीचर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर पाए टीचिंग स्ट्रेटेजीज को, बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग यूज करें, लोकल एग्जाम्पल का, फोक स्टोरीज का, जो फोल्क यहाँ के लोकली जो स्टोरीज होती है उनका इस्तेमाल करें, ट्रेडिशन का इस्तेमाल करें, क्रिएट करें लर्निंग मटेरियल को लोकल रिसोर्सेज के थ्रू, है ना, लोकल रिसोर्सेज के थ्रू जो है लर्निंग क्या था मटेरियल को क्रिएट कर पाए। इंट्रोड्यूस करें प्रोजेक्ट बेसिस ऑन द कम्युनिटी
इश्यूज। अब बात करें एग्जांपल्स की, अगर एक एग्जांपल आता है तो एक टीचर जो है इन अ रूरल एरिया में इंक्लूड कर सकती है लेसन्स ऑन, कहते हैं फ्रेमिंग, कहते हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कहते हैं सॉइल हेल्थ एंड लोकल क्राफ्ट्स। अब लोकल इशू एंड चैलेंज जो एड्रेस किए जाते हैं किसके द्वारा, करिकुलम के द्वारा। पहला क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज। तो एनवायरमेंटल जैसे वाटर स्केर्सिटी, पॉल्यूशन है, सॉइल इरोजन है, डिफोरेस्टेशन है, कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट है। और सोशल इश्यूज क्या होते हैं, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी, चाइल्ड लेबर, कहते हैं हेल्थ एंड हाइजीन एंड लोकल कस्टम्स एंड कल्चर्स। और अगर इकोनॉमिक इश्यूज की बात करें, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सोशल ट्रेड्स है, हैंडीक्राफ्ट है, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स है। अगर डिजास्टर रिलेटेड इश्यूज की बात करें, फ्लड्स है, कहते हैं साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, और कहते हैं ड्रॉट है। तो अब करिकुलम मस्ट बी प्रिपेयर, ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट को मतलब इनके जो लोकल चैलेंजेस है उनको वो समझ पाए और उनकी उन लोकल चैलेंजेस को रिजॉल्व भी कर पाए। बेनिफिट्स क्या होते हैं करिकुलम ऑटोनॉमी में, तो करिकुलम ऑटोनॉमी में बेनिफिट्स ये हो जाती है कि बेकर लर्निंग, ये लर्निंग को रिलेवेंट और मीनिंगफुल बना देता है। दूसरा, इंकरेज करता है कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन में। रिस्पेक्ट करते हैं हम लोकल कल्चर आइडेंटिटी का। प्रमोट करता है प्रॉब्लम स्किल्स को। बिल्ड करता है स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस एंड अवेयरनेस। और रिड्यूस करता है कल्चर मिसमैच एंड एजुकेशन। अब बात करते हैं मूल्यांकन कैसे करें करिकुलम का, है ना। तो करिकुलम इवेल्युएशन का मतलब होता है, कहते हैं सिस्टमेटिकली असेस करना इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम। और ये टू चेक करना कि एजुकेशन गोल्स अचीव हुए हैं, जो हमारे एजुकेशन गोल थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो पर्पस क्या होता है कि हम करिकुलम को मूल्यांकन क्यों कर रहे होते हैं, तो जिससे कि हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाए, हम इम्प्रूव कर पाए अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, हम चेक कर पाए कि जो सोसाइटल नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम है या नहीं, कि हम अलाइन कर पाए करिकुलम को विद एनएपी एंड एनसीएफ गोल्स के साथ में। टू मेक अ नेसेसरी रिवीजन, हम नेसेसरी रिवीजन कर पाए। व्हाट इज इवेल्युएटेड, तो करिकुलम इवेल्युएशन एग्जाम्स यानी कि ऑब्जेक्टिव, यानी कि आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक एंड मीनिंगफुल, या डू दे कहते हैं मैच लर्नर नीड्स, की जो हमारे मतलब मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं हम ये एग्जाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कहते जो लर्नर की नीड है, क्या वो उस नीड्स को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे क्या वो रियलिस्टिक और मीनिंगफुल थे या नहीं थे। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट का मूल्यांकन करना, कि हम ये देख रहे हैं कि हमारा करिकुलम है एज के रिलेवेंट है या नहीं है, अपडेटेड है या नहीं है, कल्चर रिलेवेंट है या नहीं है। इसके साथ ये देखते हैं कि ऐसा ना हो कि करिकुलम हमारा जो कंटेंट है बहुत ज्यादा हैवी हो जाए या बहुत ज्यादा लाइट हो जाए। इसके बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कि जो मेथड्स वो यूज करें वो इफेक्टिव है या नहीं है। लर्निंग जो एक्टिविटी है वो प्रमोट करे कॉम्पिटेंसी को या नहीं। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव आउटकम्स को देखना, जैसे कि स्टूडेंट जो है जो उसने सीखा क्या उसे अप्लाई कर भी पा रहा है या नहीं। जैसे उसने गिनती सीखी तो क्या गिनती का इस्तेमाल वो कर भी पा रहा है या नहीं। ठीक है, या फिर असेसमेंट टेस्ट, यानी कि रियल अंडरस्टैंडिंग समझना, है ना, कि बच्चे को क्या समझ में आया। इसके साथ साथ और क्या देखते हैं, लर्निंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि जो टेक्स्ट बुक्स हमारी है वो कहते हैं हेल्पफुल है या नहीं है, या फिर जो लर्नर फ्रेंडली है या नहीं है। यानी कि लर्निंग मटेरियल में हम करिकुलम में क्या देख रहे हैं कि जो मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं टेक्स्ट बुक्स में, वो टेक्स्ट बुक हेल्पफुल है या नहीं है। सब सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है प्राप्त सप्लीमेंट्री मटेरियल है या नहीं है। टीचर प्रिपरेशन में कि जो टीचर्स है क्या टीचर्स को करिकुलम के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसके ट्रेनिंग कराई गई या नहीं कराई गई। मेथड्स की बात करें कि करिकुलम को कैसे मतलब मूल्यांकन किया जाता है, तो एक तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के द्वारा, कि कंटिन्यूस यानी कि ड्यूरिंग कहते हैं डन ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। पर्पस क्या होता है, सुधार करना। टूल्स यानी कि ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, मीटिंग्स, क्लासरूम विजिट्स कर सकते हैं। समेटिव यानी कि फाइनल, यानी कि डन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, जज करना ओवरऑल सक्सेस को, लाइक टेस्ट, सर्वे, एग्जाम रिजल्ट्स और रिपोर्ट्स। इसके साथ और कैसे कर सकते हैं कि हम इंटरनल इवेल्युएशन कर सकते हैं, कि कंडक्ट करें हम, कहते हैं स्कूल्स अपने आप देख ले, है ना, इटसेल्फ। और एक्सटर्नल कर सकते हैं, एक्सटर्नल में कैसे कि एक्सपर्ट्स के द्वारा, बोर्ड्स आ गए, हमारे गवर्नमेंट एजेंसी आ गई। मॉडल्स क्या होते हैं, अगर अगर बात करें मॉडल्स क्या है करिकुलम क्या मूल्यांकन के, तो ट्रायल का मॉडल है जो ऑब्जेक्टिव बेस मूल्यांकन करता है, कहते हैं CIPP मॉडल है ना, जो कॉन्टेक्स्ट इनपुट कहते हैं प्रोसेस और प्रोडक्ट के ऊपर बात करता है। और इसके अलावा जो है कहते हैं
जो इवेल्युएशन है ये क्या करता है कि लुक्स एट एक्चुअल इफेक्ट को देखता है, ना कि जो गोल प्लान किए गए थे उनको देखता है। कंटेंट की बात करें और करिकुलम आउटकम्स की, यानी कि आउटकम ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन का क्या बात करें, तो ये बेस होता है इवेल्युएशन पे। करिकुलम में भी रिक्वायर, यानी करिकुलम में हमें जो आउटकम्स होते हैं उसका क्या करते हैं कि करिकुलम को अगर रिवीजन की जरूरत होती है, यानी कि आधारित होने की, रिवाइज करना है, रिमूव करते हैं हम, इरिलेवेंट कंटेंट होते हैं तो उसको हटा देते हैं, कहीं नया टॉपिक लाना होता है तो नया टॉपिक्स में ऐड कर देते हैं। अगर और बात करें कि बेटर टीचिंग स्ट्रेटेजीज को हम चेंज कर दें, यानी प्रोवाइड करें, इम्प्रूव करें असेसमेंट प्रैक्टिसेस को। ओवरऑल अगर हम समझने की बात करें तो हमने क्या समझा अब तक, तो हमने ये समझा कि ऑटोनॉमी अगर करिकुलम में है तो हम यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं करिकुलम अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स। हम टीचर, अगर स्कूल और टीचर्स को अगर हम फ्रीडम दे रहे हैं तो वो लोकल इश्यूज को देखें, कल्चर्स को देखें और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और स्किल्स को डेवलप करें एज अ लोकल एलिमेंट। वो प्रमोट करे वो रिलेवेंस को, पार्टिसिपेशन को और रियल लाइफ लर्निंग को। अगर बात करें करिकुलम इवेल्युएशन, तो हम यहाँ पे सिस्टमेटिक असेसमेंट कर रहे थे करिकुलम इफेक्टिवनेस को। यहाँ पे इन्वॉल्व था ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट्स, मेथड्स, असेसमेंट और आउटकम्स। यूज करते हैं फॉर्मेटिव, समेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल इवेल्युएशन। लीड करते हैं ये इम्प्रूवमेंट एंड रिविजन पे। अब देखिए 1 घंटा 15 मिनट में हमने 3 यूनिट को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, तो प्लीज़ जो है आप वीडियो पे अपने फीडबैक्स ज़रूर देना, प्यारे प्यारे फीडबैक्स। और चलो स्टार्ट करते हैं अपना। यूनिट 4 क्या है, करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन स्कूल्स एट अ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो यहाँ पे हमारा एनसीएफ पूछा गया था 2005 का। तो एनसीएफ क्या है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एनसीईआरटी के द्वारा दिया जाता है ये। तो ये प्रिपेयर करते हैं एनसीईआरटी। तो करिकुलम 2005 जो है ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है जो प्रिपेयर किया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा टू रिफॉर्म करना स्कूल एजुकेशन, जो इंडिया के अंदर है स्कूल एजुकेशन को में सुधार करना। ये एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइंस ऑन करिकुलम पे और टेक्स्ट बुक्स पे और टीचिंग मेथड्स, असेसमेंट और स्कूल्स इन्वायरमेंट। अगर बैकग्राउंड की और नीड्स की बात करें कि करिकुलम एनसीएफ की क्या जरूरत पड़ी 2005 वाले की, तो जो एनसीएफ 2005 वाज डेवलप बिकॉज, क्यों डेवलप किया गया था, करिकुलम वाज रिगरेड एंड एग्जाम ओरिएंटेड था, लर्निंग वाज टेक्स्ट बुक सेंटर्ड थी, करिकुलम वर नॉट, जो चिल्ड्रंस वर नॉट एक्टिवली एंगेज एंड ओवरलोडेड सिलेबस था, नीड फॉर चाइल्ड सेंटर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी कि जो सिर्फ करिकुलम था ना, तो करिकुलम ऐसा था जो रिग्रेड सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेशन रहा था। हम यहाँ पे सिर्फ लर्निंग जो है टेक्स्ट बुक सेंटर थी, बच्चों को फील्ड एक्टिविटी वगैरह नहीं करा रहे थे, एक्टिवली बच्चे पार्टिसिपेट नहीं थे, बस ओवरलोडेड करिकुलम रहा था। तो यहाँ पे जरूरत थी कि एजुकेशन ऐसी हो कि जो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। तो इट फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी 1986 एंड कहते हैं पीओई प्लान ऑफ एक्शन 1992। अगर गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसके 4 प्रिंसिपल थे जो एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो कनेक्ट करना चाहिए, कनेक्टिंग नॉलेज टू कहता है लाइफ आउटसाइड स्कूल्स, यानी कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो रिलेट करे रियल एक्सपीरियंस से, ना कि जस्ट रोट लर्निंग। शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड टू एक्टिव लर्निंग, यानी कि चिल्ड्रन शुड थिंक, क्वेश्चन, एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड। इंश्योर लर्निंग इज इनरिच एंड नॉट टेक्स्ट बुक्स डोमिनेंट, यानी कि टेक्स्ट बुक्स जो है गाइड करे, ना कि सिर्फ एक ओनली सोर्स होनी चाहिए। अब बात करते हैं मेक एग्जाम्स फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड देम विद लर्निंग, यानी कि असेसमेंट शुड सपोर्ट लर्निंग नॉट क्रिएट स्ट्रेस, कि वो लर्निंग को सपोर्ट करे ना कि बच्चों के अंदर तनाव लेकर आए। मेजर रिकमेंडेशन क्या रही थी इस पॉलिसी की, तो करिकुलम एंड पेडागोजी, यानी कि जो है चाइल्ड सेंटर होने चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिविज्म पे ध्यान दे कि चाइल्ड अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करे, लोकल कॉन्टेक्स्ट और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्रोमोट करे क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को। अब बात करते हैं लर्निंग इन्वायरमेंट। तो लर्निंग एनवायरनमेंट की अगर बात कर रहे हैं हम, तो फियर फ्री होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड करें। रिस्पेक्ट करें हम चाइल्ड की वॉइस का भी। नो कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए। टीचिंग लर्निंग अप्रोच की बात कर रहे हैं तो यूज करें प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क और डिस्कशन एंड पीयर लर्निंग का, यानी कि ऐसे मेथड्स का यूज करें जहाँ पे प्रोजेक्ट्स हो, क्या था, ग्रुप वर्क हो, डिस्कशन हो और पीयर लर्निंग हो।
लर्निंग जो है थ्रो कहते हैं लर्निंग ऐसे होनी चाहिए कि बच्चे अपने जो है मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करे, डिस्कवर करे, इसके साथ यूज़ करे आईसीटी और रियल लाइफ सिचुएशंस का। अब बात करते हैं लैंग्वेज एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। 3 लेवल फॉर्मूला होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पे यानी कि प्राइमरी मीडियम में जो है लोकल लैंग्वेज का यूज़ करें या फिर मदर लैंग्वेज का यूज़ करें, होम लैंग्वेज का यूज़ करें, और अर्ली लिटरेसी इन नेचुरल मैनर में होनी चाहिए। मैथमेटिक्स की बात करें तो अंडरस्टैंड करें कॉन्सेप्ट्स को, ना कि मेमोराइज करें फॉर्मूला, यूज़ करें हम पजल्स का, गेम्स का, एक्टिविटी का। साइंस की बात करें तो लर्निंग थ्रू द एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। डेवलप करें हम साइंटिफिक टेम्पर्स को और इनकरेज करें क्वेश्चनिंग एंड क्यूरियोसिटी। सोशल साइंस कैसा पढ़ाया जाए, कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट करके, सेंसिटिविटी हो टुवर्ड द जेंडर, कास्ट और इन्वायरमेंट। इनकरेज करें हम पार्टिसिपेट्स कहते हैं पर्सपेक्टिव बिल्डिंग। ऐसे ही आर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो आर्ट, विजुअल आर्ट्स इंक्लूड हो, योगा वगैरह कराएं बच्चों को। इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए कि एड्रेस करें हम नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड विद डिसेबल्ड, अडॉप्ट करें करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स को, प्रमोट करें इक्विटी एंड सोशल जस्टिस को। असेसमेंट के अकॉर्डिंग टू एनसीएफ कैसे असेसमेंट होने चाहिए कि समेटिव से फॉर्मेटिव पे जाना चाहिए, सीसी होना चाहिए, क्वालिटेटिव फीडबैक्स हो ना कि मार्क्स केवल होने चाहिए। असेसमेंट एक टूल होना चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए। अब यूज करें ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट और क्वेश्चनिंग का। सिलेबस की अगर बात करें, सिलेबस ओवरलोडेड रिडक्शन करना होगा, यानी कि हम रिमूव करें इररिलेवेंट कंटेंट को, अवॉइड करें मेमोराइजेशन को, एनकरेज करें मीनिंगफुल लर्निंग को, और प्रोवाइड करें कहते हैं लाइटर टेक्स्ट बुक्स, यानी रिड्यूस करना बर्डन ऑन चिल्ड्रन बाय दिस। टीचर्स के रोल्स क्या है एनसीएफ में, तो टीचर फैसिलिटेटर, गाइडर और मोटिवेटर होना चाहिए। क्रिएट करे लर्निंग सिचुएशंस को, इनकरेज करे डायलॉग्स और क्वेश्चनिंग को, कनेक्ट करे कंटेंट को रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ में। क्लासरूम प्रैक्टिसेस की बात करें तो ग्रुप वर्क कराएं, एक्टिविटी बेस हो, लोकल मटेरियल हो, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हो, और कहते हैं क्रॉस कल्चर इंटीग्रेशन होना चाहिए, क्रॉस करिकुलम कहते हैं करिकुलर इंटीग्रेशन होना चाहिए। इसके साथ लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 टेक्स्ट बुक कहनी होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक रहनी चाहिए कि जो बच्चे की चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए, लेस इन्फॉर्मेशन यानी कि हैवी इन्फॉर्मेशन ना हो, और मोर एक्सप्लोरेटरी हो, कहते हैं कलरफुल हो, कॉन्टेक्स्ट हो, स्टोरी बेस होना चाहिए। इनकरेज करें इंक्वायरी को, डिस्कशन और क्रिएटिविटी को। अगर स्ट्रक्चर की बात करें एनसीएफ की हम, तो एनसीएफ का स्ट्रक्चर कैसा है, तो हमारा एनसीएफ का स्ट्रक्चर है कि पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि पोजीशन पेपर की बात करें, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ साइंस एंड टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें याद रखनी है एनसीएफ 2005 के लिए, करके कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का यूज करना है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला याद रखना, और सीसीए कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे बात की थी, इंक्लूसिव एजुकेशन पे बात की है, फ्री होनी चाहिए, कहते हैं फेयर फ्री होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी का यूज करें, और फ्लेक्सिबिलिटी हो असेसमेंट में। तो इससे ज़्यादा मैं वीडियो का जो है नहीं मतलब बढ़ा सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा ये रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, तो मैं इसका सेकंड पार्ट आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ तक आप वीडियो देखकर आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कैसा कंटेंट लगा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।